हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुबनास आईएएस एकेडमी। एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग गुजरात हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है टारगेटिंग टू द जीपीएससी क्लास 1 and 2 एग्जामिनेशन। तो जीपीएससी क्लास 1-2 की जितने भी एग्जामिनेशन लेता है, जीएएस एंड जीसीएस क्लास 1 and 2, ठीक है, वो भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट RFO दैट इज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, वो एग्जाम भी आपकी कैटर हो जाएगी बच्चों। ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वो भी आपकी कैटर हो जाएगी। PI क्लास 2 की एग्जाम भी आपकी कैटर हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो सुपर क्लास 3 की एग्जाम रहती है, DYSO और STI, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे कंटेंट कवर कर लेंगे। एंड फॉर दैट मैटर जीपीएससी की जितनी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन रहती है, ठीक है, जिसमें आपका जीएस का पेपर आता है और उसमें जो भी गुजरात से रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है, वो भी आपका ये सीरीज के थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट जीपीएससी की कुल मिलाकर जितनी भी एग्जाम्स है जहाँ पे आपको गुजरात से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आता है, गुजरात हिस्ट्री का कंटेंट आपको आएगा, ठीक है, गुजरात कल्चर का कंटेंट आएगा, गुजरात ज्योग्राफी और गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये चारों एस्पेक्ट्स इन डिटेल हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने एज ऑफ नाउ स्टार्ट किया हुआ गुजरात हिस्ट्री। गुजरात हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 या 10 तक आप देखोगे, ठीक है, लेक्चर 9 तक, तो ये लेक्चर में हम लोगों ने गुजरात हिस्ट्री का एंशियंट प्राचीन काल જેને કહેવામાં આવે છે તે, तो गुजरात हिस्ट्री का एंशियंट का पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है इन डेप्थ। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको जीपीएससी में एंशियंट गुजरात के जितने भी पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं हर एक एग्जाम में, इवन वो एओ में पूछे हैं, सीडीपीओ में पूछे हुए हैं, 1-2 में पूछे हैं, एसटीआई डीवाईएसओ, तो हर एक एग्जाम में पिछले 6-7 साल में एंशियंट गुजरात हिस्ट्री से जितने भी आपके पीवाईक्यूज निकल के आया है वो भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9th में कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग ये लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। मैंने आपको बोला कि आपकी पढ़ाई में 4 एस्पेक्ट्स कवर होने जरूरी है। ठीक है, वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट कि भाई सबसे पहले आप वो कंटेंट कहीं से पढ़ो। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट जरूरी है, ठीक है, कहीं से लर्न कर लो लेक्चर के थ्रू। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट जरूरी है आपकी पढ़ाई में कि भाई उसका कहीं से रीडिंग होना जरूरी है ऑथेंटिकेट सोर्सेज से। तो जिनको नहीं ध्यान में है वो प्लीज वेरी फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिएगा कि जहां पे मैंने बात की हुई है कि भाई कौन कौन से सोर्सेस में से आपका गुजरात हिस्ट्री कवर होना जरूरी है। मैं हर एक लेक्चर की सीरीज में बोलूंगा, जब भी मैं कल्चर की सीरीज कवर करवाऊंगा तब कल्चर को लेकर सोर्सेस में आपको मेंशन करवाऊंगा, ज्योग्राफी में उसको लेकर और करंट अफेयर्स में उसके लेकर सोर्सेस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेज इज के भाई जो भी आपने पढ़ा लेक्चर्स के थ्रू वो आप ऑथेंटिकेट सोर्सेज से उसको रीड कर लो। ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट सबसे जरूरी रहता है आपके प्रिपरेशन जर्नी में कि उसके रिगार्डिंग आप पीवाईक्यूज केटर कर लो। ठीक है, पीवाईक्यूज नहीं किया तो आपको पता चल ही नहीं पाएगा कि हम लोगों ने अगर गुजरात का एंशेंट में हड़प्पा वाला फेज पढ़ा तो उसमें कितना कंटेंट किस तरीके से आता है, साइट्स पूछते हैं, फैक्ट पूछते हैं, वहां के एविडेंसेस पूछते हैं, तो वो चीज हमको नहीं ध्यान में रहती है। ठीक है, और फोर्थ एस्पेक्ट जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को खत्म करता है दैट इज कि भाई आप वो कंटेंट के कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आप वो कंटेंट के कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तब जाके आपके एक टॉपिक की पूरी प्रिपरेशन जर्नी खत्म होती है। ठीक है, जब तक ये 4 फेज से नहीं गुजरोगे तब तक आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये 4 में से 3 एस्पेक्ट तो मैं आपके कवर करा रहा हूँ। फर्स्ट इज कि मैं आपको लेक्चर्स के थ्रू जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट भले डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली आपका कवर हो रहा है कि रीडिंग, तो रीडिंग के लिए जो मैं ये पीपीटीज बना रहा हूँ, तो एंशिएंट गुजरात की पूरे पीपीटी का कंपाइलेशन ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो प्लीज वहां से अवेल कर सकते हो आप। और ये पीपीटी बनाने में, ठीक है, ये कंटेंट आपको आप तक पहुंचाने में मैं सारे ऑथेंटिकेट सोर्सेज का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कौन से सोर्सेज जो मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में मेंशन किए हुए थे। ठीक है, तो आपका दूसरा एस्पेक्ट भी यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तीसरा एस्पेक्ट भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज पीवाईक्यूज। तो मैं आपको पूरे पीवाईक्यूज सेक्शन वाइज कवर करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो एंशिएंट के मैंने आपको कलेक्ट करके दे दिए हुए हैं। जैसे ये अपना मिडिवल मध्यकालीन गुजरात નો ભાગ આપણો પૂરો થશે તો તેમજ હું તમને મધ્યકાલીન ગુજરાતના પીવાયક્યુઝ પ્રોવાઈડ કરીશ થ્રુ લેક્ચર્સ અને પીપીટીમાં પણ। और आपके हाथ में सिर्फ ये फोर्थ पोर्शन बचता है प्रिपरेशन जर्नी का कि उसको लेकर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं से आप खोज लो। ठीक है, कहीं से भी खोज लो, डजेंट मैटर, कोई टेस्ट सीरीज से, ठीक है, कहीं प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन खोल लो। तो अगर ये वाला पोर्शन आपने अपने एंड से कंप्लीट कर लिया तो आपके चारों स्टेज, ठीक है, चेकमार्क होते हैं प्रिपरेशन की जर्नी।
ठीक है। तो आई प्रेफर एंड आई एडवाइज कि आप इस तरीके से आपका कोई भी सब्जेक्ट तैयार करो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, सिर्फ मैं ये गुजरात हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी की लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट आपका इस तरीके से आपको तैयार करना रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 में पूरा गुजरात एंशिएंट कवर कर लिया, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 से हम लोगों ने चालू किया था गुजरात का मिडिवल हिस्ट्री, गुजरात નો મધ્યકાલીન ઇતિહાસ જેને કહેવામાં આવે છે। તો એક ટ્રાન્ઝિશન તમને ખબર હોવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે ગુજરાતનું એન્શિયન્ટ હિસ્ટ્રીનું કોન્ટેન્ટ પતાવ્યું અને ત્યાંથી મધ્યકાલીન ઇતિહાસ કઈ રીતે ચાલુ થયો, तो हम लोगों ने कुछ स्टोरी इस तरीके से बिल्डअप की थी कि भाई वाघेला सोलंकी, ठीक है, वाघेला सोलंकी का जो लास्ट रूलर था दैट इज कर्णदेव टू, कर्ण घेलो जिन्हें कहવામાં આવે છે, तो उनके टाइम पे वो माधव मंत्री ने इनवाइट किया था किसको, अगर आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी को इनवाइट किया था। कुछ तो उनका मैटर हो गया था जो मैंने अच्छे से कवर करवाया हुआ आपको, तो वो मैटर के चलते हुए माधव मंत्री ने अलाउद्दीन खिलजी को इनवाइट किया हुआ था कि भाई आप अटैक करो कर्णदेव टू की टेरिटरी पे। तो वहां पे अलाउद्दीन खिलजी के 3 अटैक्स हुए थे। वो 3 अटैक्स के बाद गुजरात में पूरा जो गुजरात की लोकल डिनेस्टीज थी एंशिएंट टाइम पे वो सारी खत्म हुई और यहाँ पे हमारा मुस्लिम सत्ता गुजरात में चालू हुई, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने ट्रांजिशन लिया था फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू ધી મિડિવલ હિસ્ટ્રી। ત્યારે આપણે ગુજરાતમાં પ્રાચીન કાળથી વસ્તુઓ બદલીને મધ્યકાલીન કાળ તરફ कंटेंट વાંચવાનું ચાલુ કરી હતું, ठीक है। तो वो मिडिवल हिस्ट्री, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला होता, आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई गुजरात की मिडिवल हिस्ट्री में 3 मेजर एस्पेक्ट आपको करने हैं। पहला एस्पेक्ट कि जब पूरे इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रही होती है, जिसकी टाइमलाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई पूरे इंडिया में दिल्ली सल्तनत मतलब क्या, मामेलुक डायनेस्टी, जिसका गुजरात में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मामेलुक डायनेस्टी, या फिर जिसको स्लेव डिनेस्टी या फिर गुलाम वंश કહેવામાં આવે છે તે, ठीक है। सेकंड आते हैं उनके बाद खिलजी डायनेस्टी, थर्ड आता है तुगलक डायनेस्टी, चौथी आती है आपकी सैयद डिनेस्टी और पांचवी आती है लोधी डिनेस्टी, ठीक है। तो ये 5 डिनेस्टी मिला के आपके इंडिया में दिल्ली सल्तनत वाला पूरा टाइम पीरियड बनाती है, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत जब इंडिया में चल रही थी तब गुजरात में दिल्ली सल्तनत का क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो वो सबसे पहला एस्पेक्ट आपका गुजरात में पढ़ने के लिए रहता है, ठीक है, कि जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत तब गुजरात में दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से सूबे वगैरह थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, आपको लास्ट लेक्चर में ध्यान में होगा कि ये सारा कंटेंट किया हुआ था कि अलप खान करके कोई था, खुसरो खान करके कोई था, किन के टाइम पीरियड पे, खिलजी के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट उसमें सब फेज किया था हम लोगों ने कि तुगलक के टाइम पीरियड में गुजरात में जफर खान था, शेख मुइजुद्दीन था, ठीक है, तो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उनके टाइम पे क्या बना था इंफ्रा या फिर आर्किटेक्चर्स को लेकर, तो वो हम लोगों ने पूरा डिटेल में लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट हमारा गुजरात मिडिवल हिस्ट्री का खत्म होता है, दैट इज गुजरात में दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब वो दिल्ली सल्तनत को हम लोगों ने एंड कैसे किया था, जैसे यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स मैंने रखे हुए हैं, तो ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था वेरी लास्ट लेक्चर के वेरी लास्ट स्लाइड में कि भाई કંબોઈનું યુદ્ધ આપણું થયું હતું ઝફર ખાન અને કુર્હતુલ મુલ્ક છે। કુર્હતુલ, જેમને નામ યાદ નહીં હોય પ્લીઝ લાસ્ટ લેક્ચર તમારે જઈને એકવાર જોઈ લેવો। તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી હતી ઝફર ખાન, આ પણ એક સૂબો છે ગુજરાતમાં તુગલક દ્વારા અપોઇન્ટ કરવામાં આવેલો, અને એમની પહેલા ગુજરાતમાં તુગલક દ્વારા અપોઇન્ટ કરવામાં આવેલો સૂબો છે કુર્હતુલ મુલ્ક। तो ऐसे कुछ हम लोगों ने बात की थी। तो इन दोनों के बीच में ये पंगा हुआ था कहाँ पे, कंबोई में, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट एस्पेक्ट में की थी कि भाई कंबोई के वॉर के बाद कुर्हुतुल मुल्क की सत्ता गई, ठीक है। वो भी तुगलक का ही सूबा था, गवर्नर था गुजरात में, और ये जफर खान भी तुगलक के द्वारा ही अपॉइंट किया गया गवर्नर था गुजरात में, ऐसा, ठीक है। तो तब जाके जफर खान ने गुजरात की धुरंधरा अपने हाथ में ली, ठीक है। डायरेक्टली उन्होंने अपने आप को गुजरात का इंडिपेंडेंट रूरल घोषित नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ भाई अभी तुगलक जिंदा है इंडिया में, तो मैं अपने आप को गुजरात का इंडिपेंडेंट रूलर, इंडिपेंडेंट एज इन कि हाँ भाई मेरी डायनेस्टी अलग है, कोई भी डायनेस्टी से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली रूल या फिर गवर्न नहीं होती। जैसे बाकी सारे सूबे थे वो ऑब्वियसली तुगलक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उसके पहले के जो सूबे थे वो खिलजी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो जफर खान ने जब ये कंबोई का वॉर हुआ उसके बाद उसने ऐसा कुछ बोला नहीं कि भाई मैं गुजरात का इंडिपेंडेंट रूलर हूं, ठीक है। हाँ, पर इसके बाद जो भी रूलर्स आए उनके द्वारा अपने आप को गुजरात के इंडिपेंडेंट रूलर्स बताए गए, ठीक है। तो यहां से आपके गुजरात मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड एस्पेक्ट चालू होता है, ठीक है, जो हम लोग ये वाले लेक्चर में पढ़ेंगे,
दैट इज एस्पेक्ट बी। मैंने जैसा लास्ट लेक्चर में कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी करके आपको बोला हुआ था, अगर आपको ध्यान में हो तो ऐसा, ठीक है, कि कैपिटल ए में स्मॉल ए और स्मॉल बी आएंगे। स्मॉल ए इज खिलजी डायनेस्टी इन गुजरात एंड स्मॉल बी इज तुगलक डायनेस्टी इन गुजरात, ऐसा, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल बी की। कैपिटल बी दैट मीन्स कि भाई गुजरात में जो भी ये इंडिपेंडेंट सल्तनत थी, ठीक है, उनके द्वारा जो रूल किया गया उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય છે કે ભાઈ ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર સલ્તનતનો સમયગાળો, કે ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર સલ્તનતનો સમયગાળો। સ્વતંત્ર સલ્તનતનો મતલબ એ જ કે એ સલ્તનત બીજી કોઈ દિલ્હીની સલ્તનત કે તો ભારતની બહારની સલ્તનતને બિલોંગ કરતી નથી, ઠીક છે। એ સલ્તનત ટોટલી પોતાની રીતે જ ગુજરાતનો કાર્યભાર જુએ છે, ઠીક છે। કોને ક્યાં અપોઇન્ટ કરવો, કઈ જગ્યા પર ચડાઈ કરવી, ઠીક છે, કોની સાથે યુદ્ધ કરવું, ક્યાં ફોર્ટ બનાવવો, ઠીક છે, કોને ઇન્વાઇટ કરવા, વગેરે वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सल्तनत ने पूरा अपना कामकाज खुद से ही देखना चालू किया रादर देन किसी सल्तनत के अंडर में रूल करने के बजाय, ठीक है। तो इसलिए यहां से आपका गुजरात मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड फेज चालू होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इसकी चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे और उसके बाद के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कैपिटल सी। कैपिटल सी क्या था कि ये सब खत्म हुआ, उसके बाद मुगल्स आए, ठीक है। मुगल्स आए तो भाई मुगलों, ठीक है, मुगलों की भी आपको क्या बोलते हैं, उनके टाइम पीरियड में भी गुजरात में आपको अलग अलग तरीके का रूल दिखा हो, ठीक है, कि भाई हुमायूं के टाइम पे क्या था, बाबर के टाइम पे क्या था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब वगैरह वगैरह। तो मुगल सल्तनत इन गुजरात, तो ये आपका अलग से लेक्चर रहेगा, ठीक है। और उसी में छोटा सा एस्पेक्ट, ठीक है, आपका बचता है कैपिटल डी अलग, चौथा एस्पेक्ट ले लो या फिर उसको एंडिंग एस्पेक्ट ले लो कि भाई मराठा इन गुजरात। तो ये चार एस्पेक्ट में आपका पूरा गुजरात का मिडिवल हिस्ट्री बटा हुआ है, ठीक है। तो चार में से 25% पोर्शन अपना हो चुका है। फर्स्ट वाला कि दिल्ली सल्तनत इन गुजरात, जैसे ही आज हम लोग कवर करेंगे कि इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ गुजरात, तो आपका गुजरात का देखो 50% ऑफ कंटेंट मिडिवल हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था आपको एक लेक्चर में कि भाई मैं आपका लेक्चर ये टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे नहीं रख रहा हूँ कि हर रोज एक ही घंटे का लेक्चर होगा या फिर हर लेक्चर मेरा 1.5 घंटे का या फिर 2 घंटे का होगा, नहीं भाई, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक खत्म करेंगे ऐसा, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करना हो तो भी आपके लिए आसानी हो और चीजों को अगर पहली बार देख रहे हो तो भी आपके लिए आसानी हो कि हाँ भाई एक स्टोरी खत्म हुई या फिर एक फेज खत्म हुआ तब तक हमारा एक लेक्चर रहता है ऐसा, ठीक है। सोलंकी वाला लेक्चर हमारा काफी लंबा चल गया था, कुछ कुछ लेक्चर हमारे काफी छोटे हो गए, डजंट मैटर, पर आपका एक फेज वाइज या फिर स्टोरी लाइन के हिसाब से ये पूरी लेक्चर की सीरीज आपकी होनी चाहिए ऐसा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुजरात में इंडिपेंडेंट सल्तनत, ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री की ये सारी पीपीटी का कंपाइलेशन जिसको भी चाहिए तो वो पीपीटी का कंपाइलेशन हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, ठीक है। जो भी आपके 250-300 पेज का पूरा पीपीटी का कंपाइलेशन है वो है, और उसके ही एंड में गुजरात एंशिएंट के आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे ऐसा, ठीक है। गुजराती लैंग्वेज में वो डाले हुए ताकि हर एक जन समझ पाए ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये प्लीज टेलीग्राम चैनल से अवेल कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, वहीं पे आपको तुरंत मिल जाएगी ऐसा, ठीक है। और हो सके तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो इस पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। सेम केस में प्लीज टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके रखिएगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी आप कुछ ना कुछ कंटेंट हम लोग डालना चालू करेंगे तो आपको तुरंत अपडेट मिल पाए उस चीज, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। गुजरात में इंडिपेंडेंट सल्तनत का फेज किस तरीके से चालू हुआ और उस दौरान कौन कौन से रूलर्स आए और क्या क्या सिनेरियो हुआ गुजरात में, ठीक है। चलिए, तो ये सारे जो सुल्तान आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग सूबा या फिर गवर्नर नहीं, यहां से हम लोग नाम चालू करेंगे सुल्तान। सुल्तान नाम इसलिए चालू करेंगे कि भाई उन्होंने खुद ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स या फिर इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ गुजरात बोला हुआ है। सुल्तान इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे बंदे अब कोई भी डिनेस्टी से बिलोंग नहीं करते, ना तुगलक को ये रिपोर्ट करते हैं, ना लोधी को रिपोर्ट करते हैं, ना सैयद डिनेस्टी को रिपोर्ट करते हैं, ना खिलजी को रिपोर्ट करता है, नहीं भाई कुछ नहीं, ये अपने आप में गुजरात के सुल्तान है, अपने हिसाब से गुजरात की सत्ता ये लोग संभालेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने हर एक के नाम के आगे या फिर पीछे या तो सूबा वर्ड यूज किया या तो गवर्नर वर्ड यूज किया या तो फिर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड यूज किया, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड अब ना यूज करके हम लोग बोलेंगे अभी सुल्तान मुजफ्फर शाह 1, सुल्तान मुजफ्फर शाह 2, सुल्तान अहमद शाह या फिर सुल्तान महमूद बेगड़ो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सब के नाम अब से इस तरीके से लेंगे। द रीजन इज ये लोग सारे के सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स आपके रहेंगे गुजरात के। तो ये पूरी इंडिपेंडेंट डिनेस्टीज में आपको ये सारे सुल्तान के नाम देखने मिलेंगे ऐसा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी मुजफ्फर शाह 1, ये मुजफ्फर शाह 1 वही है जिनका नाम हम लोगों ने एज अ
जफर खान करके लिया हुआ था। और ये जफर खान वही है जिसकी चर्चा मैंने लास्ट लेक्चर की लास्ट स्टोरी में की थी, जिन्होंने द बैटल ऑफ कंबोई लड़ा था अगेंस्ट कौन, कुरहुतुल मुल्क। ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नाम है, दो चार बार बोलोगे ना तो जबान पे आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इन्होंने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि इसने फाइट की थी, इसका बैटल हुआ था कंबोई में अगेंस्ट कुरहुतुल मुल्क। ठीक है, कुरहुतुल मुल्क को इसने हराया और गुजरात का रूल अपने हाथ में लिया था। ठीक है, सिर्फ गुजरात का रूल अपने हाथ में लिया था, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया था ऐसा। ठीक है, हाँ, बट स्टोरी हमारी यहाँ से ही चालू होती है, गुजरात की इंडिपेंडेंट सल्तनत की ऐसा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे मोहम्मद शाह एक के बारे में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अहमद शाह एक, अहमदाबाद का नाम सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो पता है ना, हम लोग जब भी अहमदाबाद का नाम सुनते हैं तो अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद क्यों है, क्योंकि वो अहमद शाह फर्स्ट ने बसाया हुआ था वो पूरा शहर। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह टू, उसके बाद अहमद शाह टू, महमूद बेगड़ा। ठीक है, इसका नाम भी हर एक ने सुना होगा, भले इसके बारे में आपको पता हो ना पता हो, डजेंट मैटर, पर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इसका नाम सुना तो गारंटीड होगा, कि महमूद बेगड़ा या फिर मोहम्मद बेगड़ा। ठीक है, तो उसके बारे में क्या है, સરખેજનો રોજો, આપણે ઘણા લોકોએ તમે સાંભળ્યું હશે, તો ભાઈ સરખેજના રોજામાં કોની ખબર છે, શું છે, મેઇન સ્ટ્રક્ચરમાં શું છે, અને લેફ્ટ સાઈડ જે બીજું નાનું સ્ટ્રક્ચર છે એમાં શું છે, એ બધા વિશે, કાંકરિયા લેક કોણે બાંધ્યું, કેવી રીતે બાંધ્યું, જામા મસ્જિદ કોણે બાંધી, કેવી રીતે બાંધી, તો એ બધી સ્ટોરીઝ આપણે આ લેક્ચરમાં ભણીશું। आफ्टर डेट मुजफ्फर शाह टू, बहादुर शाह, ये जो सबसे लास्ट मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे, और इनके बाद पूरा खत्म हुआ इंडिपेंडेंट सल्तनत और मुगल्स ने अपने हाथ में सत्ता संभाली। ठीक है, तो बहुत सारे रूलर्स गुजरात की इंडिपेंडेंट डिनेस्टीज में आपको दिखेंगे ऐसा। ठीक है, ऑब्वियसली सबके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि किसी किसी का ऐसा है कि मुश्किल से 2 हफ्ते तक रूल किया हुआ था, उनके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई, किसी ने इनको मार दिया या फिर खुद भाग गया या फिर खुद मर गया वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कोई कोई रूलर्स तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के रहे कि जिनके टाइम पे कुछ मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मुश्किल से 2 महीना या फिर 2 हफ्ता या फिर 4 हफ्ता रहे, और फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत उनकी डायनेस्टी या फिर उनका रूल खत्म हुआ और नेक्स्ट रूलर आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये पूरे सीक्वेंस में, जैसे ये सारे नाम मैंने लिखे हुए सीक्वेंस में। ठीक है, तो एक बार के लिए सीक्वेंस याद रखने के लिए आप इनको लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, हाँ, और इसमें से हम लोग पढ़ेंगे मेन मुजफ्फर शाह वन के बारे में, तो ऑब्वियसली मैंने नेक्स्ट लेक्चर में हमको पढ़ा दिया। ठीक है, मोहम्मद शाह एक के टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, अहमद शाह पढ़ेंगे, काम का है, अहमद शाह टू थोड़ा बहुत करेंगे, काम का है। ठीक है, महमूद बेगड़ा ऑब्वियसली उसके बारे में पढ़ेंगे, काम का है, मुजफ्फर शाह देख लेंगे, बहादुर शाह पढ़ेंगे, उसके बारे में काम का है। तो ये पूरे टाइम पीरियड में छोटे छोटे रूलर्स के बारे में मैं बता तो दूंगा। ठीक है, नॉट एन इश्यू, जैसे ये मैंने आर्टिकल जो डाले हुए हैं न्यूज़पेपर्स के, उसके थ्रू या फिर अलग पीपीटी में कंटेंट डाला है उसके थ्रू मैं आपको बता तो दूंगा कि हाँ भाई ये हुआ था। पर जो रूलर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कुछ है ही नहीं कंटेंट, उसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैंने 8-10 नाम लिखे हुए हैं, या फिर कोई किताब में आपने 12-15 नाम पढ़ दिए तो यहाँ पे कुछ स्किप हो गए। नहीं भाई, ऐसा है कि इंसानी दिमाग एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन को लेके चल सकता है। मैं आपको 15 रूलर्स के बारे में कहीं से खोज खोज के पढ़ा भी दूं, अब पर ऐसा है कि एग्जाम की नीड वो 15 के 15 रूलर्स है ही नहीं, उसमें से सिर्फ 4 ही काम के हैं। ऑब्वियसली तो 4 के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा कंटेंट याद रखो, बाकियों को लेकर जो भी यूनिक कंटेंट होगा उसको याद रखेंगे ना। मतलब बेफिजूल दिमाग में इंफॉर्मेशन क्यों जमा करनी है, एक टाइम के बाद ह्यूमन कैपेसिटी होती है, सब चीज आप याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि एट द एंड स्टोरीज तो याद रह जाएगी, पर एट द एंड ये सारा है तो आपका फैक्चुअल कंटेंट ही। ठीक है, तो वे फैक्चुअल कंटेंट भी याद रखने की आपकी एक तो लिमिटेशन आ ही जाएगी ऐसा। ठीक है, तो ऑफ ऑल दोज रूलर्स कहीं भी आपको 14-15 नाम दिखे, नॉट एन इश्यू। ठीक है, जरा भी डरिएगा मत, हम लोग ये पूरी टाइमलाइन को फॉलो करते हुए, पूरी स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए, जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स आए हुए हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि भाई उनके बारे में पॉलिटिकली क्या कॉन्क्वेस्ट हुए थे, कौन सा एरिया जीता था गुजरात में, कहाँ पे उन्होंने कौन सा एरिया कॉन्कर किया, कहाँ पे किसके अंडर में उन्होंने काम किया, वो सारी स्टोरीज करेंगे ये सारे रूलर्स को लेकर। दूसरा, उनके जो भी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट होंगे, कि अभी किसी ने कोई प्रथा या फिर कोई सिस्टम चालू की होगी, जैसे वाटा पद्धति करके आप लोगों ने कुछ किताब में पढ़ा होगा, तो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे। इनके टाइम पे सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इनके टाइम पे जो भी आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली करेंगे। आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट का जस्ट मैं आपको जिस्ट दूंगा, मैं अभी से बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी किताबों में आप देखोगे, जैसे आप लोग प्राइवेट पब्लिकेशंस फॉलो करते हो, तो बहुत सारी किताबों में आप लोग वो चीज देखोगे कि हाँ भाई
साथ साथ में ही आपको हर एक किले के बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है। नहीं भाई, हिस्ट्री को हिस्ट्री के तरीके से पढ़ो और आर्ट एंड कल्चर को आर्ट एंड कल्चर की तरीके से पढ़ो। हाँ, जब मैं आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर लूंगा तब मैं आपको हर एक किले के हर एक दरवाजे और बारी के बारे में बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। पर यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे वो चीज को। हाँ, पर मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा क्या इनके टाइम पे ये वाला फोर्ट बना था, जिसकी ये कुछ मेन एस्पेक्ट्स है। उसके डिटेल्ड एस्पेक्ट में चर्चा मैं हिस्ट्री कल्चर सॉरी आर्ट एंड कल्चर में गारंटीड तौर पे करूंगा, ठीक है। ये जो लेक बना हुआ था, तो ये लेक का XYZ A to Z हर एक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये चारों पांचों एस्पेक्ट्स हम लोग हर एक रूलर को लेकर करेंगे। उसका पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, उसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट और उसका आर्ट एंड कल्चर वाला एस्पेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट उसका, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है कि 1391 में अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक की रूलिंग का जब एंड हो रहा था, तब मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट कुछ सूबे रखे हुए थे, कुरहुतुल मुल्क करके, जफर खान करके, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। यही जफर खान जो ऑलरेडी कन्वर्टेड था, ठीक है, वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उनको कन्वर्ट कराया था। ओरिजिनली वो राजपूत हुआ करते थे, ठीक है। जैसे ये सारी चीजें हैं ना, आपको ये न्यूज़पेपर से मिलेगी मे बी आपको शायद कोई किताब में लिखा हुआ ना मिले, इसलिए मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बोला हुआ था कि भाई ऑथेंटिकेट कंटेंट फॉलो करिएगा ऐसा, ठीक है। इफ इन केस कहीं भी आपको एमसीक्यू में ऐसा पूछ लिया कि भाई गुजरात का, ठीक है, गुजरात के सूबे या फिर गुजरात की इंडिपेंडेंट सल्तनत में जो भी रूलर्स थे, उनमें से कोई रूलर कन्वर्टेड था या फिर वल्टायला, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે વલ્ટાયલો રૂલર હતો, તો હા કે ના, तो भाई हाँ, कौन था? ये मुजफ्फर शाही था, जिसका नाम जफर खान था, जिसका ओरिजिनल वो राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता था, ठीक है। इसको फिरोज शाह तुगलक ने कन्वर्ट करके फिर गुजरात में उसको अपॉइंट किया था एज अ सूबा। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि भाई ये कन्वर्टेड बंदा था जिसको रखा गया गुजरात में एज अ सूबा, ठीक है, जिसने कुछ सक्सेस गुजरात में अच्छे खासे तौर पे दिखाए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कर लिया। वही सूबे ने, ठीक है, वही सूबे ने जफर खान या फिर मुजफ्फर शाह, जफर खान जब सूबा अपॉइंट हुआ था तब उसका नाम था, और जब उसने अपने आप को गुजरात का रूलर आधे अधूरे तौर पे बताया, ठीक है, आधे अधूरे तौर पे बताया, तब उसका नाम था मुजफ्फर शाह फर्स्ट, ठीक है। तो ये मुजफ्फर शाह सेम ही है, जफर शाह सेम ही है, और वो जो राजपूत जो कन्वर्टेड हुआ था फिरोज शाह तुगलक के तरह, वो भी सेम ही है, तीनों एक ही बंदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने जब कंबोई का वॉर लड़ा, ठीक है, कंबोई का बैटल लड़ा, किसके सामने? कुरहुतुल मुल्क के सामने, तो वो जीता, ठीक है। उसके बाद उसने अपना गुजरात में रूल एस्टेब्लिश किया। यहाँ तक की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कि भाई 1391 से लेके 1392-3 तक ये बैटल ऑफ कंबोई और उसका डिसीजन वगैरह आया, और फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको ये मुजफ्फर शाह का रूल गुजरात में दिखना चालू हुआ, ठीक है। तो इनिशियल टाइम पीरियड पे मुजफ्फर शाह ने डेडिकेटेडली गुजरात में अपना रूल किया, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने थे लाए, ठीक है, सही तरीके से। जो अ, सुल्तान के अंडर में रह के जो काम करना था उसने उसी तरीके से किया। अपने आप को उसने गुजरात का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित नहीं किया था, ठीक है। पर मीनवाइल क्या हुआ, इसका भी जिक्र मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में किया हुआ था, ठीक है, कि मीनवाइल क्या हुआ कि भाई मीनवाइल इंडिया में अटैक हुआ तैमूर का, ठीक है, जिसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। या तो कहीं तैमूर लंग बोला होगा, गुजरात में अगर कहीं पढ़ रहे हो तो तैमूर लंगड़ो बोला होगा, ठीक है। तो ये तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया, ठीक है, और उसने सारी सल्तनत वाला कामकाज वहां पे खत्म किया, ठीक है। ऐसा कोई सुल्तान रहा नहीं, तो सल्तनत वाला टाइम पीरियड खत्म किया तैमूर ने ऐसा, ठीक है। तो जब तैमूर ने दिल्ली सल्तनत को वहां से हटाया, तब ये मुजफ्फर शाह, ठीक है, मुजफ्फर शाह वन, अब बहुत सारे मल्टीपल नाम आएंगे ध्यान में, तो प्लीज मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला हुआ था कि एक पेज पे, ठीक है, जैसे एक पेज लेके बैठो आप लोग, एक पेज पे टाइटल मारो कि भाई गुजरात की इंडिपेंडेंट डिनेस्टीज कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर में सबके नाम लिख लो जो ये स्लाइड में है, सारे नाम लिख लो, और फिर उसमें से कौन सा नाम मैं बोल रहा हूँ ना उस तरीके से आप कनेक्ट करते जाओ, तो इजी रहेगा ऐसा, ठीक है। एक बेसिक फ्लो आपके पास हो ना, तो आपके लिए समझना इजी रहेगा। तो ये तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत को इंडिया में से हटाया, ठीक है। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत को हटाया, ये जफर खान या फिर मुजफ्फर शाह फर्स्ट का बेटा तातार खान करके था, तातार तातार खान, तातार खान ने बोला कि चलो बढ़िया है ये चीज, तो इन्होंने बोला अपने पापा को कि भाई पापा एक काम करते हैं, हम अपने आप को गुजरात का सुल्तान डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अब किसी के बिलोंगिंगनेस के अंडर में ना रहे, ठीक है, किसी के अंडर में ना रहे, हम लोग हमारी तरफ से गुजरात को चला सके, हमारी तरफ से जो भी एरिया कैप्चर करना हो कर सके, ठीक है। तो इनिशियली मुजफ्फर शाह ने डिनाई किया कि नहीं भाई,
हम लोग तुगलक के अंडर में है, तुगलक के अंडर में ही रहेंगे, ठीक है, काइंड ऑफ वफादारी दिखाते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो भाई इसने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके ये गुजरात की गद्दी पे बैठा तातार खान, इसने अपने आप को गुजरात का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया। किसने पहले किया था? तातार खान ने। तो तातार खान ने गुजरात का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया और ये चल पड़ा दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला कि भाई दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी थी। खत्म किसने किया? तैमूर लंग ने किया। ये सारा वैसे तो आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, कि भाई तैमूर लंग आएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वैसे तो आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, जो आप अगर कवर करना चाहो तो मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ कि कौशल सर की ही वीडियो लेक्चर सीरीज यही चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत ही एक्सक्लूसिवली एंशिएंट इंडिया आपको कवर करवाया गया है, ठीक है। ये हर एक एस्पेक्ट बहुत ही माइक्रो लेवल पे और प्रॉपर स्टोरी के साथ कवर किए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज अगर ना पता हो तो वो लेक्चर्स आप रेफर कर सकते हो वैसे, ठीक है। चलिए, तो ये तातार खान दिल्ली को अटैक करने के लिए गया। दिल्ली को अटैक करने के लिए गया ना, तो मीनवाइल रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई ऐसा, ठीक है। तो मीनवाइल रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए जैसे मैंने बोला ना, कभी कोई कोई रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, मैं आपको बता दूंगा पर उसके बारे में पढ़ नहीं सकते क्योंकि कोई कंटेंट होगा ही नहीं। और तातार खान यहाँ पे मरा। तातार खान कौन था? मुजफ्फर शाह का बेटा था, ठीक है, मुजफ्फर शाह का बेटा था तातार खान। तातार खान मरा तो वापस से मुजफ्फर शाह ने, ठीक है, मुजफ्फर शाह ने अपने हाथ में गुजरात की सत्ता ली, ठीक है। जब सत्ता ली तब उसका नाम जफर खान ही हुआ करता था। जफर खान से नाम चेंज करके उसने अब ऑफिशियल नाम रखा कि भाई सुल्तान मुजफ्फर शाह फर्स्ट, ठीक है, सुल्तान मुजफ्फर शाह फर्स्ट, ठीक है। तो ये उसने नाम रखा। ये उसने नाम रखा नहीं रखा, थोड़े टाइम पीरियड में इसका भी कत्ल करवा दिया गया, ठीक है, इसका भी कत्ल करवा दिया गया। हाँ, सिग्निफिकेंट चीजें इसके टाइम में हुई थी, जो मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको बोला हुआ था कि इसने गुजरात के कौन कौन से एरिया कैप्चर किए हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बोला हुआ है। तो इसने हाँ थोड़ी बहुत टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, बट इवेंचुअली इसकी भी डेथ हो गई। इसकी डेथ के पीछे ये रीजन शायद माना जा सकता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है इसलिए, जैसे ये आर्टिकल्स में ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी मैं पीपीटी दे दूंगा ना, तो तब आप ये आर्टिकल्स बहुत अच्छे से आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट रेफरेंस के तौर पे ये सारे आर्टिकल्स का यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा मानते हैं कि ये मुजफ्फर शाह ने ही तातार खान को मरवाया था, क्योंकि वो जिद पकड़ के बैठा था कि भाई गुजरात का सुल्तान बनना है, ठीक है। और मुजफ्फर शाह थोड़ा ऑनेस्ट था टुवर्ड्स तुगलक डिनेस्टी, तो भाई मुजफ्फर शाह ना बोल रहा था, तो उसी ने तातार खान को शायद मरवाया होगा। और तातार खान के जो फॉलोअर्स थे कल्ट गुजरात में, और उन्होंने वापस से फिर मुजफ्फर शाह को मरवा दिया थोड़े महीनों बाद, फिर जो भी है रेबेलियन एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो ये सब गया ना, तो उसके बाद, ठीक है, तो ये सब गए उसके बाद, जैसे वो सीक्वेंस में देखोगे ना, तो उसके बाद अहमद शाह फर्स्ट, ये ठीक है, कहाँ गया? सुल्तान अहमद शाह, या तो अहमद शाह पहलो, उसका रूल प्रॉपर गुजरात में चालू हुआ। और यहाँ से बोलते हैं ना कि प्रॉपर फ्लरिश हुआ गुजरात में इंडिपेंडेंट सल्तनत ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले तो हाँ भले डिक्लेयर कर लिया मुजफ्फर शाह ने, पर काइंड ऑफ वो आयाराम गयाराम वाला सिनेरियो था, ठीक है। जैसे आयाराम गयाराम पॉलिसीज के भाई हाँ वो है सुल्तान, है सुल्तान बने, थोड़ा वहां पे ठहरे, कुछ काम दिखा है पॉलिटिकली, सिक्योरिटी वाइज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम दिखा, उससे पहले तो सलट जाएगा, ठीक है, और दूसरा सुल्तान आ जाएगा। तो ऐसा उतना काम करने का मौका किसी को मिला नहीं। तो इसलिए जो एक्चुअल में एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं कि भाई एक्चुअल में गुजरात में इंडिपेंडेंट सल्तनत किसने बसाई, तो वो अहमद शाह फर्स्ट ने बसाई हुई है, ठीक है। क्यों? तो वहीं से प्रॉपर आपको कंटेंट यहाँ से मैं आपको देना चालू करूंगा, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक की स्टोरी, यहाँ तक की स्टोरी आधी अधूरी तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की हुई थी ऐसा, ठीक है। जो एड ऑन कंटेंट था वो मैंने आपको यहाँ तक का बोल दिया ऐसा, ठीक है। तो तातार खान जब मरा, तातार खान के बाद मुजफ्फर शाह वन या फिर जफर खान वापस से अब गद्दी संभाली, वो भी जब गया, उसके बाद अहमद शाह फर्स्ट ने गुजरात अपने हाथ में लिया। सिग्निफिकेंटली उसने 30-32 साल तक रूल किया, फ्रॉम दी 1411 से लेके 1442 तक उसने रूल किया अहमद शाह पहला, ठीक है। तो હવે આ અહેમદ શાહ પહેલાના સમયગાળામાં શું શું વસ્તુ થઈ હતી, કયા શહેરો કે કયા નવા નગરો વસાવ્યા હતા, કયા બીજા એરિયા કેપ્ચર કર્યા હતા, તો વગેરે વગેરે વસ્તુ આપણે જોઈએ, ઠીક છે। चलिए, तो ये अहमद शाह फर्स्ट, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुजफ्फर शाह या फिर जफर खान का ग्रैंड सन हुआ करता था ऑब्वियसली, और ये तातार खान का बेटा हुआ करता था, ठीक है। तो या तो उसका नाम अहमद शाह था या फिर उसका नाम अहमद खान था, या फिर उसने नया टाइटल भी एज्यूम किया हुआ था अपना खुद का, नासिरुद्दीन अहमद शाह, ठीक है। तो ये अलग अलग भले मल्टीपल नाम आए, आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसा, ठीक है। मतलब हिस्ट्री है, फैक्ट्स है, तो ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला ना ब्लंटली, अभी कुछ फैक्ट याद ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे फैक्ट प्रैक्टिकली याद रहेंगे भी नहीं आपको ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यही अहमद शाह वन या फिर अहमद खान या फिर नासिरुद्दीन अहमद शाह, ठीक है, ये तीनों एक ही शख्सियत हुआ करती थी। तो इन्होंने गुजरात अपने हाथ में लिया,
ठीक है, कब 1411 में ऐसा, ठीक है, जब उसने गुजरात अपने हाथ में लिया तब जस्ट 19 साल का था। आप जैसे ये याद रखने के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा कि 19 साल का, क्या ही याद रख मतलब काम वो क्या होगा, ये फैक्ट याद रख के कुछ काम का नहीं है ऐसा, ठीक है। करीब करीब 32 साल तक उसने गुजरात को अपने अंडर में रखा हुआ था, ठीक है। जब गुजरात में ये रोल कर रहे थे तब दो बड़े शहर इन्होंने बसाए। फर्स्ट इज अहमदाबाद, ठीक है, 1411 में बसाया था। क्या स्टोरी है इसके पीछे देखेंगे, ठीक है। अहमदाबाद उसने बसाया था साबरमती नदी के किनारे, ठीक है, अहमदाबाद उसने बसाया था साबरमती नदी के किनारे। और दूसरा शहर उसने बसाया था काफी लेट 1426 में बसाया था, ठीक है, जिसका नाम था अहमदनगर। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा कैच है, क्या चीज कि जैसे अहमदनगर करके अभी तो आपको कोई गुजरात में जगह नहीं मिलेगी, बट अभी आपको एक जगह गुजरात में मिलेगी, हिम्मतनगर, ठीक है। तो वो हिम्मतनगर ही अहमदनगर हुआ करता था। तो इन्होंने टेक्निकली दो शहर बसाए थे, अहमदाबाद और अहमदनगर। अहमदाबाद इज अहमदाबाद टुडे ओनली, ठीक है। और दूसरा जो बसाया था अहमदनगर, जिसको आज नाम चेंज करके हिम्मतनगर के नाम से हम लोग बुलाते हैं ऐसा, ठीक है। तो साबरमती नदी के किनारे इन्होंने अहमदाबाद बसाया, कब 1411 में। और हाथमती नदी के किनारे, हाथमती नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती नदी, तो हाथमती नदी के किनारे इन्होंने बसाया अहमदनगर 1426 में, ठीक है। हाँ, तो अब एमसीक्यू के तौर पे दो चार चीजें पूछ सकते हैं आपको। पहला ये पूछ सकते हैं कि भाई पहला कौन सा शहर बसाया था, अहमदाबाद के अहमदनगर, तो एक ये फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया था, साबरमती नदी के किनारे कौन सा और हाथमती नदी के किनारे कौन सा, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये दो फैक्ट हुए। कौन कौन से एरिया कैप्चर किए थे इन्होंने ऐसा, ठीक है। जैसे इसमें भी अब बहुत सारी एरियाज है, तो कॉन्टेक्सचुअली याद रखिएगा, उतना हार्डकोर फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड पे 1414 में वंथलिन युद्ध थे, वो तो वंथलिन युद्ध या फिर द बैटल ऑफ वंथली, ठीक है, जो हुआ था जूनागढ़ के एरिया को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे वंथली का वॉर, वंथली का बैटल लड़ा गया, किसके अगेंस्ट में, राम मंडलिक के अगेंस्ट में ऐसा, ठीक है, राम मंडलिक के अगेंस्ट में। जैसे जूनागढ़, आप क्या बोलते हैं जूनागढ़, आप पिछले लेक्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर याद करोगे ना, तो वही सारे नाम आपको याद आएंगे। रा खेंगार करके हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, अगर याद हो तो, ठीक है। रा नवगढ़ करके कुछ पढ़ा था। तो ये रा वाली सारी डिनेस्टीज आपको जूनागढ़ एज अ कैपिटल ऑफ गिरनार ही मिलेगी, ठीक है। तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो अगर पिछले लेक्चर्स सही से देखे हो तो राम मंडलिक जूनागढ़ जो रूल करते थे, तो उनको हराया इन्होंने बैटल ऑफ वंथली में ऐसा, ठीक है। हाँ, भले हराया पर जूनागढ़ को कैप्चर नहीं किया, ठीक है, हराया, जस्ट अपने अंडर में उसको एज अ, क्या बोलते हैं गुजराती में, खंडीय राज्य बोलते हैं उसको वैसे। खंडीय राज्य एज इन कि भाई वो छोटा सा डिनेस्टी या फिर वो छोटा सा जगह मेन सल्तनत को कुछ ना कुछ चार्ज या फिर कुछ ना कुछ टैक्स पे करेगा, खंडड़ी जिन्हें कहवाते हैं गुजराती में, या फिर इंग्लिश में बोलते तो टैक्स पे करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि वो हारा है बड़े राजे से ऐसा, ठीक है। तो ये वंथलीनु युद्ध जो हुआ हमारे साथ हमने कब 1414 में, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, राम मंडलिक के अगेंस्ट में, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने खानदेश पर भी कॉन्क्वेस्ट करके मलिक मोहम्मद को भेजा था, ठीक है, मलिक मोहम्मद को भेजा था और खानदेश, हाँ, खानदेश भी कैप्चर किया था, ठीक है, जो किंग नासिर खान के अंडर में था, ठीक है। अब किंग नासिर खान याद रखने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा, खानदेश आपका पड़ता है। जैसे पूरा बड़ा सा मैप देखोगे ना, तो यहाँ पे गुजरात है, ये अभी का गुजरात का मैप है ऐसा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे राजस्थान नाम का स्टेट है, गुजरात के बाजू में देखोगे तो मध्य प्रदेश नाम का स्टेट है, और गुजरात के यहाँ पे नीचे देखोगे ना तो महाराष्ट्र नाम का स्टेट है। तो महाराष्ट्र स्टेट का ये जो अपर नॉर्दर्न पोर्शन है ना, तो यहाँ पे आपका खानदेश पड़ता है ऐसा, ठीक है। तो ये पिन बाहर नहीं गई है, जानबूझ के उसको बाहर रखा हुआ है पिन को, ठीक है, ये लोकेशन पिन को, कि यहाँ पे आपका पड़ता है, यहाँ से आपका महाराष्ट्र को चालू होता है, और ये महाराष्ट्र के नॉर्दर्न एरिया में आपका पड़ता है खानदेश। तो खानदेश को कैप्चर किया हुआ था, ठीक है। माड़वा, ગુજરાતીમાં જેને માળવા કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં ભલે માલવા लिखते हैं, पर ગુજરાતીમાં જેને માળવા કહેવામાં આવે છે। માળવાનો પ્રદેશ આપણે છેલ્લા 3-4 લેક્ચર્સથી જોતા આવ્યા કે ભાઈ માળવાનો પ્રદેશ તમારો પડે છે મધ્યપ્રદેશમાં, ठीक है। तो ये मालवा को कैप्चर किया था इन्होंने ऐसा, ठीक है। मालवा में होशंग शाह करके थे, होशंग शाह करके जो रूलर थे, उनको हरा के इन्होंने मालवा को भी कैप्चर किया हुआ। तो ये कुछ जगह इन्होंने कॉन्क्वेस्ट के थ्रू कैप्चर की हुई थी, ठीक है। दूसरा, चापानेर को भी कैप्चर किया हुआ था। मालवा में सेकंड और थर्ड टाइम भी उन्होंने अटैक किया हुआ था, ठीक है। होशंग शाह को ही हराया था, ठीक है, होशंग शाह के सन को मसूद खान को हराया, या फिर होशंग शाह को हराया था, ठीक है। और उसके अलावा ईडर को भी उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, ठीक है। तो ईडर आपका पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा जो चापानेर लिखा हुआ है, ये वडोदरा के पास आपका पड़ता है। यहाँ पे सब सब छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे,
ठीक है। इतने छोटे रूलर्स के जैसे अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ ना, तो बस एक दो जिले उनके अंडर में हुआ करते थे अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो, टेरिटरी उनकी, ठीक है। और ये मारवा में भी सेकंड और थर्ड टाइम अटैक किया ऐसा, ठीक है। तो ये उनके कुछ कॉन्क्वेस्ट हुआ करते थे। एक ही याद रखना इसमें से, वंथलीन युद्ध। वंथलीन युद्ध थी तो हम लोग कौन साथ है, तो भाई राम मंडलिक साथ थी। तो क्या आता है राम मंडलिक, तो भाई ये जूनागढ़ वहां था, ठीक है। राम मंडलिक साथ थी, क्योंकि ये जूनागढ़ वाला है ना हमेशा कनेक्टेड रहता है, वैसे भी नजदीक पड़ता है। यहाँ पे आपका पाटन है, यहाँ पे ही अहमदाबाद उसने बसाया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जूनागढ़ इज काफी नियर टू दिस प्लेसेस, ऐसा है, ठीक है। और उसके अलावा भी जैसे यहाँ पे द्वारका है, मैं यही लेक्चर में लेटर ऑन कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे दीव है, यहाँ पे खंभात है, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे। और ऑब्वियसली द्वारका और क्या बोलते हैं, द्वारका और दीव तक जाने के लिए जूनागढ़ आपका बीच में आएगा ही आएगा। और जूनागढ़ वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राचीन इतिहास में जूनागढ़ ઓલમોસ્ટ બધી ડાયનેસ્ટીનું કેપિટલ રહ્યું હતું। જુનાગઢ પછી આપણે શિફ્ટ કર્યું હતું અહીંયા વલભીમાં, વલભી પછી શિફ્ટ કર્યું હતું આપણે પાટણમાં, અગર યાદ હોય તો હા, તમને ક્વેશ્ચન કે એમસીક્યू તમને આ રીતે પણ પૂછાઈ શકે કે ભાई ये जो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग कैपिटल्स रहे हैं उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे आप बिठाओ ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये उनके कुछ कॉन्क्वेस्ट थे, एक ही याद रखिएगा, वंथलीन युद्ध ऐसा करके, ठीक है। चलिए, हाँ, अब ये अहमदाबाद एस्टेब्लिश जो किया था, ऑब्वियसली काफी सिग्निफिकेंट काम हुआ था इनके टाइम पे, और इनसे काफी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ठीक है। ये जब जैसे पूरा मिडिवल खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, तब आपको दिखेगा कि हाँ भाई इससे काफी एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद जो बसाया था, अहमदाबाद शहर, उसको लेकर कुछ देखते हैं कि भाई क्या था कैसा था, ठीक है। तो जैसे इसके पहले में ये जो दो फोक स्टोरीज है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि अहमदाबाद क्यों बसाया था, ठीक है। इसके पीछे दो फोक स्टोरीज है, क्या तो બે લોકવાયકાઓ છે। आप इंग्लिश समझते हो तो फोक स्टोरीज भी समझ गए होंगे, और अगर आप गुजराती समझते हो ना तो તમે લોકવાયકાઓ પણ સમજી ગયા હશો કે હા ભાઈ ઓફિशियली એ વસ્તુ છે એવું ખબર નથી, પણ હા લોકો આવું કહે છે, લોકવાયકાઓ या फिर फोक स्टोरीज। तो एक फोक स्टोरी ऐसी है कि भाई एक टाइम वो अहमदाबाद में ही भद्रा का किला बना रहा था, ठीक है। अहमदाबाद में ही भद्रा का किला है, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। अहमदाबाद में भद्रा का किला वो जब बना रहा था ना, तब बार बार वो भद्रा के किले की एक दीवार थी वो गिर जा रही थी, ठीक है। बार बार वो इमारत गिर रही थी ऐसा, ठीक है। उन्होंने थोड़े टाइम बाद नोटिस किया कि ये इमारत क्यों गिर रही है। तो तब उन्होंने नोटिस किया कि ये माणिकनाथ करके, ठीक है, अभी ये जो सेकंड वाला है ना मैं आपको वो बोल रहा हूँ। तो उन्होंने नोटिस किया ये माणिकनाथ करके एक संत या फिर एक सज्जन किले के बाहर बैठते हैं, ठीक है। पूरे दिन में जब भी ये अपना कपड़ा बुनते हैं ना, वो दो धागे को मिक्स करके अपना कपड़ा बुनते हैं ना, तब दीवार बनती है। और रात में जब वो धागे को पूरा फाड़ के पूरा कपड़ा जैसा का वैसा कर देते हैं ना, तब दीवार टूट जाती है। ऐसा उन्होंने पता नहीं कोइंसिडेंटली जो भी है वगैरह उन्होंने नोटिस किया, और बोला कि भाई ये बहुत सज्जन पुरुष है, कुछ किया जाए, इनकी सलाह सूचन लिया जाए। और फिर स्टोरीज ऐसी है कि हाँ भाई माणिकनाथ के कहने पे या फिर उनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद नाम का शहर बसाया कि हाँ भाई ये शहर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, सज्जन लोग, ठीक है। तो भाई इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे शहर बसाओ, यहाँ पे रहो। तो इन्होंने जैसे माणिक चौक आपने सुना होगा, अगर अहमदाबाद से बिलोंग करते हो तो माणिक चौक सुना होगा आपने। तो माणिक चौक नाम ये माणिकनाथ के नाम से ही आया हुआ है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो एक ये लोकवायका या फिर ये एक स्टोरी है कि इनके कहने पे उन्होंने यहाँ पे शहर बसाया है, ठीक है। इनके इन्फ्लुएंस में आके, इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने यहाँ पे शहर बसाया, ठीक है। और दूसरा फोक स्टोरी ये है कि जब एक बार ये साबरमती के किनारे बैठे हुए थे, ठीक है, कहीं से जीत के आ रहे थे और यहाँ पे अपना डेरा डाला हुआ था, छावनी जिन्हें कहवाते थे, लश्करी छावनी गुजराती में। तो यहाँ पे अपना डेरा डाला हुआ था, ठीक है, डेरा डाला हुआ था, बैठे हुए थे। तो बैठे बैठे एक शाम इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे एक रैबिट था। रैबिट ऐसे गुजराती में ससलू कहवाई थे। तो रैबिट था, रैबिट भाग रहा था कुत्ते के पीछे, ठीक है, कुत्ता इज डॉग। तो जनरली ये उल्टा सिनेरियो है, जनरली हमेशा शिकार या फिर हंटिंग के टाइप पे डॉग अटैक करता है रैबिट पे, ऐसा है, ठीक है। जो वाइल्ड डॉग्स रहते हैं वो रैबिट पे अटैक करता है जनरली, ये आपका एनवायरमेंट का इकोसिस्टम या फिर फूड चेन बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको उल्टा सिनेरियो दिखा गया, रैबिट भाग रहा है कुत्ते के पीछे और कुत्ता डर के भाग रहा है वहां से, ऐसा, ठीक है। तो इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ की मिट्टी काफी पावरफुल है और काफी इंस्पायरिंग है, जो एक क्या बोलते हैं कमजोर से कमजोर जानवर को भी शक्ति दे रही है, ठीक है, इंस्पायर कर रही है रैबिट को भी, ऐसा, ठीक है। तो वो स्टोरी या फिर वो सीन से इंस्पायर होके उन्होंने बोला कि नहीं भाई शहर बसेगा तो यहीं बसेगा, ऐसा, ठीक है। द रीजन इज यहाँ की मिट्टी काफी इंस्पायरिंग है, ठीक है, मिट्टी में कुछ है जिससे मतलब कमजोर से कमजोर शख्सियत में भी भाई पावर आता है, ऐसा, ठीक है। तो ये दो फोक स्टोरीज है जो आपको थोड़ी बहुत ध्यान में होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। हाँ, और जब फिर अहमदाबाद बसा रहे थे, तब
ये शेख अहमद खट्टू गंजबख्श, ठीक है, ये पूरा ऐसा लंबा चौड़ा नाम है। तो उन्होंने एक्चुअल में उनको एडवाइस की थी कि भाई आशावल नाम की जगह, आशावल जगह भी मैंने जिक्र किया हुआ है बहुत बार एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे, कि आशावल नाम की जगह है उसके पास, ठीक है, या फिर वो जगह पे आप अपना शहर या फिर अपना नगर बसाओ, ठीक है। तो ये आशावल नाम की जगह पे नगर बसाने का सलाह दिया था शेख अहमद खट्टू गंजबख्श ने, किनको, अहमद शाह फर्स्ट, ठीक है। पर उन्होंने बोला कि भाई ये जगह बसाने की जो आपकी प्रोसीजर होगी इसमें 4 अहमद लगेंगे, ऐसा है, ठीक है, 4 अहमद लगेंगे तब जाके आपका रिचुअल्स सारा पूरा होगा। तो ये 4 अहमद को लेके आए थे ये, ऐसा, ठीक है। पहले अहमद ये खुद अहमद शाह वन, दूसरे अहमद ये शेख अहमद खट्टू गंजबख्श, ठीक है। चौथे अहमद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ठीक है, जैसे ये जो शेख अहमद खट्टू गंजबख्श थे, सरखेज ना संत હતા, સરખેજ એરિયા તમને ખબર હશે અમદાવાદમાં અગર રહેતા હો, તો નહીં રહેતા હો ને તો અમદાવાદમાં સરખેજ નામનો એક એરિયા છે જ્યાં સરખેજનો રોજો છે, એસજી હાઈવે ચાલુ તમારો સરખેજથી જાય છે ને ગાંધીનગર પર પતે છે। તો સરખેજના સંત હતા શેખ અહેમદ ખટ્ટુ ગંજબખ્શ, બીજા પાટણના સંત હતા કાઝી અહેમદ, અને ચોથા કાલુપુરના સંત હતા, કાલુપુર એરિયા પર તમને ખબર હશે અમદાવાદનું જે મેઇન રેલવે સ્ટેશન છે તે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન છે। તો કાલુપુરના સંત હતા મલિક અહેમદ। तो ये 4 अहमद ने मिलके वो पूरा रिचुअल खत्म किया और अहमदाबाद का फाउंडिंग स्टोन रखा। कहाँ पे रखा फाउंडिंग स्टोन, तो एमसीक्यू के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडिंग स्टोन रखा था आज का जो एलिस ब्रिज है, ठीक है, आज का ये जो एलिस ब्रिज है, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ, आज का ये जो एलिस ब्रिज है वो एलिस ब्रिज के पास माणिक बुर्ज करके जगह है, ठीक है, माणिक बुर्ज करके जगह है, वहां पे उन्होंने फाउंडिंग स्टोन रखा था अहमदाबाद का, ऐसा, ठीक है। और उसके नजदीक में ही कहीं उन्होंने भद्र फोर्ट बनाने की कामगिरी चालू की थी, ऐसा, ठीक है। अब ऑब्वियसली माणिक बुर्ज जो नाम दिया गया है वो माणिक नाथ के नाम से ही दिया हुआ है, ठीक है, और उसके आजू बाजू आपको वो माणिक चौक वाला एरिया पड़ता है, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अहमदाबाद बसाया हुआ था, ऐसा, ठीक है। अब ये सारी स्टोरीज कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये सारी स्टोरीज लिखी हुई है मीरात अहमदाबादी में। भाई मैंने खुद ने कोई स्टोरी नहीं बनाई हुई कि भाई ऐसा आया था, वैसा आया था, कुत्ता आया था, हाथी आया था, नहीं भाई, ये लिखा हुआ है मीरात अहमदाबादी में। अब आप पूछोगे सर मीरात अहमदाबादी क्या है, तो अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता है तो इसको हिस्ट्री सॉरी कल्चर में डिस्कस करेंगे, जब लिटरेचर डिस्कस करेंगे तब कि भाई मीरात अहमदाबादी क्या है। तो मीरात अहमदाबादी में ये चीज लिखी हुई है, ऐसा, ठीक है। तो इन्होंने जब अहमदाबाद बसाया था, द डेट वॉज 26 फरवरी 1411, ये डेट थी, ऐसा, ठीक है। और फिर उसको बाकायदा अपने कैपिटल बनाया था 4 मार्च 1411 को, ऐसा, ठीक है। तो अहमदाबाद बसाया और फिर उसको अपना कैपिटल डिक्लेयर किया। तो ये पूरा सिनेरियो हुआ था अहमद शाह वन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ का तक का थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बेसिक, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जो ये भद्रा का फोर्ट बना, वो भद्रा के फोर्ट के 8 दरवाजे हुआ करते थे, ऐसा, ठीक है। और वो 8 में से मेन जो दरवाजा था दैट वाज पीरान पीर गेट या फिर पीरान पीरनो दरवाजो, और उसी को आज के डेट में भद्रा दरवाजो क्या तो भद्रा गेट बोला जाता है, ऐसा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अहमदाबाद के आजू बाजू ये 8 गेट तो भद्र के किले के हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 8 गेट भद्र के किले के हैं। और उसके अलावा अहमदाबाद शहर के आजू बाजू पूरा कोट बनाया, कोट एज इन कि भाई एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाई, और वो वॉल में टोटल 12 गेट्स रखाए थे उन्होंने, ऐसा, ठीक है। टोटल 12 गेट्स रखाए हुए थे, कहीं कहीं पे 21 गेट्स का भी जिक्र मिलता है, ऐसा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग 12 मान के चलते हैं, द मेजोरिटी ऑफ टेक्स्ट में आपको 12 गेट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये पूरा गेट्स क्या, कहाँ पे कौन सा लाल गेट, ठीक है, कहाँ पे कौन सा गेट, वो 3 दरवाजा वगैरह सब मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कल्चर में करवाऊंगा, ऐसा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई, जामा मस्जिद या फिर जुम्मा मस्जिद बनाई, ऐसा, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये आपको इंडिया के बहुत सारे शहर में ये जामा मस्जिद नाम से मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में तो है ही है, और ऑलमोस्ट जहां जहां पे मुगल्स या फिर ये दिल्ली सल्तनत का रूल है ना, वहां पे आपको ये जामा मस्जिद मिलेगी, ऐसा, ठीक है। तो जामा मस्जिद बेसिकली ऐसा है कि कोई भी सुल्तान जब कोई एरिया को कैप्चर करता है और वहां पे अपना नया शहर बसाता है ना, तो वो नए शहर में लोगों को नमाज पढ़ने के लिए एक कॉमन और एक बड़ी मस्जिद बनाता है, ऐसा, ठीक है, जहाँ पे सारे वो जो नया नगर या फिर नया शहर बसाए हुआ है ना, वो लोग आके कहीं पे नमाज पढ़ सके, कहीं पे अपनी पूजा पाठ कर सके, ऐसा है, ठीक है। क्योंकि नया नगर बस रहा है तो जरूरी नहीं है कि नए बसे हुए नगर में उनके पूजा पाठ के लिए कोई मंदिर या फिर कोई मस्जिद हो। तो भाई ये हर सुल्तान नए बसाए हुए नगर में एक बड़ी सी मस्जिद पब्लिक यूज के लिए बनवाता था, ठीक है, जिसको जामा मस्जिद हर जगह पे एक ही नाम से बोलते थे, या फिर जुम्मा मस्जिद, जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए ये बनाते थे, ऐसा, ठीक है। तो भाई अहमदाबाद में इन्होंने भी जामा मस्जिद बनाई, ठीक है। गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद ये मानी जाती है, ये मानी जाती है कि ये है, ऐसा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इनका जो टूम्ब है, ठीक है, वो माणिक चौक के आसपास ही, अगर वो गलियों में आप भटकोगे ना तो आपको ये दोनों नाम मिल जाएंगे, बादशाह नो हजीरो और रानी नो हजीरो, ठीक है। तो वो अहमद शाह खुद और उनकी क्वीन, ठीक है, उनकी क्वीन दोनों का टूम्ब आपको वहीं पे माणिक चौक के आजू बाजू मिलेगा, ऐसा, ठीक है।
तो वो भी वही है, बादशाह नो हजीरो और रानी नो हजीरो, ठीक है। अब ये टूम्ब में बादशाह नो हजीरो करके जो टूम्ब है उसमें किस किस का टूम्ब है, टूम्ब एज इन कब्र, ठीक है। टूम्ब अगर जिसको कोई वर्ड ध्यान में ना हो, किसी को TOMB लिखते भले TOMB है, टॉम्ब नहीं बोलते इसको, टूम्ब बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो टूम्ब या फिर कब्र, तो यहाँ पे किन किन की कब्र है बादशाह नो हजीरो में, तो सुल्तान अहमद शाह उनकी खुद की कब्र है, उनके बेटे मोहम्मद शाह की है, और उसके अलावा उसका भी बेटा, मतलब 3 लिनिएज की कब्र वहां पे है, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, ये 3 जन की कब्र वहां पे है बादशाह ना हजीरा में। बादशाह हजीरा क्या लोकेटेड છે માણેક ચોકમાં, માણેક ચોક ક્યાં છે અમદાવાદ, ઠીક છે। અને અમદાવાદ કોણે વસાવ્યું હતું, અહેમદ શાહ પહેલા અમદાવાદ વસાવ્યું હતું, ઠીક છે। તો ક્લિયર છે અહીંયા સુધી વસ્તુ। તો આ બાદશાહ હજીરો, રાણીનો હજીરો, જામા મસ્જિદ, ભદ્ર ગેટ, 12 ગેટ, 8 ગેટ, પીરાને પીરનો દરવાજો વગેરે वगैरह वगैरह वस्तु, ठीक है। उसके अलावा अहमद शाह वन के टाइम पे किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तौर पे ऐसा था कि इन्होंने सबसे सबसे पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने वहां पे नेवी बसाई थी ऐसा, ठीक है। तो भाई नौका का फ्लो बनावनारा सबसे पहला कौन था, अहमद शाह फर्स्ट था ऐसा, ठीक है। उसके अलावा वो नेवल बेस का हेडक्वार्टर उन्होंने खंबात में रखा हुआ था, वो नेवल बेस का हेडक्वार्टर उन्होंने खंबात में रखा हुआ था। और वो नेवल कॉन्वॉय को जो सुपीरियर ऑफिसर हेड कर रहा था उसको मीरात ए बहार बोलते थे, ठीक है। मीरात ए बहार कहीं लिखा हुआ है, कहीं पे मीर ए बहार लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था कि भाई नेवल कॉन्वॉय उन्होंने बसाया था, ठीक है। इसके अलावा अहमद शाह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने हिंदू को अपनी आर्मी में एज अ ऑफिसर से रिक्रूट किया हुआ था, ये भी ध्यान में रखेगा। वन ऑफ द स्टेटमेंट अगर कहीं आया एमसीक्यू में तो काम लगेगा आपको याद रखने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने गुजरात में मिंट्स बनवाई थी, कॉइन मिंट्स या फिर इसको गुजरातीમાં ટંકશાળ કહેવામાં આવે છે। ટંકશાળ अहमदाबाद में एक एरिया का नाम है, टंकशाળ है ऐसा करके, ठीक है। तो टंकशाळ एरिया, टंकशाळ एज इन जहाँ पे कॉइन मिंट होता है, ठीक है, कॉइन्स आपके सिक्के बनते हैं एज इन वो जगह, ठीक है। तो पहली मिंट इन्होंने बनवाई थी अहमदाबाद में और दूसरी मिंट इन्होंने बनवाई थी हिम्मतनगर में, ठीक है। हिम्मतनगर ब्रैकेट में हर जगह लिखा हुआ है क्योंकि आपको अहमदनगर अगर याद ना रहे इसलिए, ठीक है। चलिए, तो इन सब कामकाज को लेकर इनको या तो पीर बादशाह के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअली काफी अलाइंड थे, और दूसरा इनको बानी अहमदाबाद के नाम से भी बुलाया जाता है। द रीजन इज इन्होंने अहमदाबाद बसाया हुआ था, उस रीजन से ऐसा, ठीक है। तो पीर बादशाह या फिर बानी अहमदाबाद के नाम से इनको बुलाया जाता है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट की थी जिसको वाटा पद्धति बोलते हैं। अब इनका है ना इंग्लिश कुछ नहीं हो सकता भाई, जैसा है वैसा याद रखो गुजराती में, जिसको बोलते हैं वाटा पद्धति। अब ये वाटा पद्धति क्या है, तो वाटा पद्धति बेसिकली ये लैंड सिस्टम को मैनेज करने के लिए है, ठीक है, लैंड सिस्टम को मैनेज करने के लिए है, ठीक है। अब किस तरीके से, तो ये वाटा जनरली वो जमीन होती थी जो जमींदार अपने अंडर में रखते थे, ठीक है, ये लैंड, और ये अलग अलग फार्मर्स को ये लैंड पे काम करवाने बुलाते थे, जो भी रेवेन्यू आता था वो खुद और थोड़ा सुल्तान खाएगा, ठीक है। इस तरीके की कुछ अलग अलग हमारे यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स चलती आ रही है, जिसको आप एक्सक्लूसिवली पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे इंडिया में ऐसा, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिस्टम जमींदार वाली हुआ करती थी, ठीक है, ऐसा। ये सिस्टम इन्होंने थोड़ा चेंजेस किया लाया कि हाँ ये जो जितनी भी लैंड जमींदार के पास पड़ी हुई है, जमींदार उसको मैं इन जनरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये वाटा पद्धति में उसको वाटेदार बोलते हैं ऐसा, ठीक है, उसको वाटेदार बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सारी जमीन में से 3/4 ऑफ लैंड, 3/4 या फिर 75% ऑफ लैंड सुल्तान के हाथ में रहेगी ऐसा, ठीक है। 75% लैंड सुल्तान के हाथ में रहेगी और सिर्फ 1/4 ऑफ लैंड या फिर 25% लैंड जमींदार के हाथ में रहेगी ऐसा, ठीक है। जमींदार या फिर वाटेदार वो लैंड पे सुल्तान को रेवेन्यू पे करेगा जिसको सलामी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो स्टेट को अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, जो भी सुल्तान मांगेगा और एवज में कि भाई खाने का प्रबंध करना है, ये आज जमा हो रहा है, भाई प्रबंध कर दो, जो भी है उसको स्टेट सर्विसेज फुलफिल करनी रहेगी सुल्तान के सामने ऐसा, ठीक है। तो ये वाटा पद्धति लेके आया था अहमद शाह, ठीक है। अब इवेंचुअली जाके 1545 में 1545 तक ये रही थी और महमूद थर्ड, ठीक है, महमूद शाह थर्ड ने इसको फिर कैंसिल करा दिया था और फिर कुछ वापस बाद में अकबर ने इसको चालू करवाया था, ठीक है। वो आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखते रहिएगा इंडिया वाली ऐसा, ठीक है। और इसी को अंकुश प्रति अंकुश सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को अंकुश
प्रति अंकुश सिस्टम भी बोला जाता है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये वाटा सिस्टम लेके आए थे कौन, अहमद शाह फर्स्ट। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आपको दिखेंगे अहमद शाह बन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो मेन चीज बसाई थी दैट इज सरखेज नो रोजो, ठीक है। इन्होंने जो मेन चीज बताई थी दैट इज सरखेज नो रोजो। तो ये फोटो में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एक नंबर मारा हुआ है दैट इज सरखेज नो रोजो। जाके आए हो तो आपने देखा ही होगा, नहीं जाके आया तो एक बार जाने लायक जगह तो है ऐसा, ठीक है। हाँ, पढ़ पूरा के एक बार जाए ना तो चीजें समझने में बहुत आसानी होगी ऐसा, ठीक है। कि भाई ये जाओगे स्ट्रक्चर में तो ये आपका मेन मॉस्क है, ठीक है। बाजू में जाओगे, बाजू में दूसरा एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको तीन बड़ी बड़ी कबर दिखेगी, तो वहां पे जाके कुछ पढ़ोगे कि ये कुछ नाम वो कुछ नाम, जैसे अभी मैं थोड़ी देर टाइम बाद बताऊंगा। तो अगर पढ़ने पढ़ने के बाद वो जगह देखने जाओगे ना तो काफी ऐसा कनेक्ट फील होता है कि अच्छा हाँ ऐसा हुआ था यहाँ पे, वो जगह पे हम लोग खुद खड़े हुए हैं आज के टाइम पे ऐसा, ठीक है। तो ये सरखेज नो रोजो उन्होंने बनाया हुआ था। सरखेज नो रोजो किनकी याद में बनाया हुआ, तो ऑब्वियसली उनके जो गुरु थे शेख अहमद खट्टू गंजबख्श, तो उनकी याद में उन्होंने सरखेज का रोजा बनवाया था, ठीक है। अहमदाबाद में ही सरखेज नाम के एरिया में ये पड़ता है, ठीक है। दूसरा ये जो फोटो है सेकंड नंबर का, ये ભદ્રનો કિલ્લો, અગર તમને ધ્યાનમાં હોય તો ખબર જ હશે હમણાં અહીંયા તો એમ તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ છે એએમસી ની, એક ડિપાર્ટમેન્ટ અહીંયા બેસે છે, बट ये एक्चुअल में है भद्रा का किला ऐसा, ठीक है। इसी के नजदीक जाओगे ना तो यहाँ पे आपको लाल गेट मिलेगा, ठीक है। भद्रा के किले से निकल के इधर जाओगे तो यहाँ पे आपको लाल गेट मिलेगा, लाल गेट से सीधा जाओगे तो आपको कालूपुर दरवाजा या फिर कालूपुर रेलवे स्टेशन मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो काफी स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको पूरा शहर बसाया हुआ दिखेगा। हाँ, पर वो पढ़ के समझो तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। और इसी के अंदर कहीं भी गलियों में भटकोगे ना तो आपको ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा दैट इज जामा मस्जिद, ठीक है। ये बड़ी सी मस्जिद है गुजरात की, जामा मस्जिद। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको बसाए हुए मिलेंगे जो अहमद शाह फर्स्ट ने बसाए, ठीक है। ज्यादा ये स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी कि आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कल्चर में कवर करवाऊंगा ये सारे आर्किटेक्चर वाले एस्पेक्ट, क्योंकि उसमें फिर बात ही अलग होगी। ऐसा है कि इसमें ये वाले सिस्टम है, ये वाला मटेरियल यूज होता है, ठीक है। इनके टाइम पे इतने यहाँ पे स्टोन्स, ये वाले स्टोन्स से इतने पिलर्स है, वहां पे पूरा हिस्ट्री की टाइमलाइन से बात ही हट जाती है ऐसा, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स में कवर बाद में आपको करवाऊंगा कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा कामकाज हुआ आपका अहमद शाह वन के टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने चारों न्यूज आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं, आराम से आप लोग भी पढ़ सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर करके पढ़ना हो तो वैसे पढ़ लीजिए, बाकी ठीक है। तो ये अहमदाबाद નો પાયો નાખનાર અહેમદ શાહનો શાસનકાળ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी कवर किया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्यों। दूसरा आपका आर्टिकल है अहमदाबाद में पायो नाखनार अहमद शाह शासनकाल पार्ट 2, ठीक है। तो भाई किस तरीके से इनका न्याय और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट था वो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बताया हुआ है ऐसा, ठीक है। ये पूरा नंदुरबार ये सब सब यहाँ पे बताया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, पढ़ना हो तो आराम से। फिर दूसरा अहमद શાહના સ્મારકો અને નવી રાજધાની અમદાવાદને ઝીનત ઉલ બિલાદ સૌથી સુંદર શહેર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, ठीक है। तो अगर इफ इनकेस एग्जाम में ऐसा कुछ आए तो आप टिक मार सकते हो ऐसा, ठीक है। कि भाई जीनत उल बिलाद मतलब क्या, तो अहमदाबाद को ही बोलते थे जो जिसका मतलब होता है सौથી सुंदर शहर, ठीक है। इसमें वही सब चर्चा है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि माणिक बुर्ज में शिलान्यास કરવામાં આવ્યો, तो शिलान्यास जैसे फाउंडिंग स्टोन रखा गया था, ठीक है। माणिक बुर्ज તેમજ माणिक चौक आजू बाजू में आपका पड़ता है ऐसा, ठीक है। तो ये है કિલ્લો બનાવ્યો હતો અહીંયા લખ્યું છે 1411 માં। કિલ્લાનો મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર કુલ 8 દરવાજા હતા, બે ઉત્તરમાં 2 દરવાજા, મિર્ઝાપુર તરફ ખુલતો બીજો દરવાજો, ત્રીજો પીરાના પીર દરવાજો, तो ये बड़ी लाल दरवाजो, तो ये बड़ी वस्तु हमें हमारा खोवाई गई है। तो बराबर है, लाल दरवाजा वाले क्रॉसिंग पे आपको कोई भी लाल दरवाजा नहीं दिखेगा तो उसका नाम है। हाँ, पर ये आपको दिख जाएगा 3 दरवाजा, 3 दरवाजा જેને કહેવાય છે। तो ये તમને ભદ્રના કિલ્લાની પાછળના ભાગમાં તમને દેખાઈ હશે। तो ये सारा चीजें ही यहाँ पे लिखी हुई है ऐसा, ठीक है। यही सब मैंने इधर उधर आपको कवर करवा दिया, ठीक है। चलिए, कुछ फैसल तो एस्पेक्ट यहाँ पे छूटेगा नहीं, मैंने हर एक काम की चीज यहाँ से उठा के पीपीटी में रख के मैंने आपको बोल ही दी है कंटेंट में ऐसा, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, तो यहाँ पे दूसरा देखो, यहाँ पे 1427-26 में बाद में, सॉरी, यहाँ पे बात की हुई है वापस से इन लोगों ने हिम्मतनगर की भी बात की हुई कि 1427 में हिम्मतनगर તરીકે जो ઓળખાય છે એવું એમણે અહેમદનગર વસાવ્યું હતું, ठीक है। ईडरना शासन साथ युद्ध लड़िया था, तो ईडर वाला कॉन्क्वेस्ट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। हाथमती नदी के किनारे बसाया हुआ था, तो वो भी मैंने आपको बोल दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा याद रखिएगा कि ये जो सैनिकों को जो पगार देते थे ना, वो पगार आधा पैसे में देते थे और आधा जमीन के तौर पे देते थे पगार, कि अगर मेरा 100 रुपए का पगार है तो मुझे 50 रुपए कैश मिलेगा
कैश एंड काइंड जिसको बोलते हैं सिस्टम, तो पगार 50 रुपये मुझे कैश में मिलेगा और 50 रुपये की मुझे जमीन मिलेगी, तो ये ड्यूअल सिस्टम की यहाँ पे पगार की चलती थी ऐसा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलो, और तीसरा, इन्होंने राजपूत रेबल्स को यहाँ पे सेटल किया था ऐसा, ठीक है, राजपूत रेबल्स को यहाँ पे उन्होंने सेटल किया था ऐसा, ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हाँ, बीच में जो पूरा ये वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे वो पैलेस महल इसके बारे में बताया गया है, जो मैंने बोला आपको कि भाई उसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि भाई आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कवर करूंगा, मैं बार बार बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को शौक होगा भाई लेक्चर स्किप कर करके देखते हैं, पहले वाला बाद में पढ़ेंगे सुनाई नहीं दिया भाई, बाद वाला बाद में पढ़ूंगा सुनाई पढ़ेंगे वो सुन ले लेना है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये 3-4 जो आर्टिकल्स है वो हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, ठीक है, और इसमें यही है कि आप लोग अहमदाबाद भव्य विकास गाथा ये पूरा मैंने कवर किया हुआ है, पर उसको तोड़ तोड़ के किया हुआ है। द रीजन इज, यहाँ पे फिर बात आ गई डायरेक्ट 1451 की ऐसा है, ठीक है, जब काकरिया लेक बना था, तो उसका स्टोरी हमारा बाकी है, 1451 में कौन रूलर आएगा, 1498 में कौन आएगा, ठीक है, वो सारा बाकी है, रानी सिपरीनी मस्जिद क्यारे वंश से। तो यहाँ पे इन जनरल पूरी स्टोरी है अहमदाबाद की ऐसा, ठीक है, जिसको मैं तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह बताऊंगा कि भाई यहाँ पे ये बसा था, यहाँ पे ये बसा था, यहाँ पे ये बसा था, यहाँ पे वो बसा था ऐसा, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला था ना कि भाई ऑथेंटिकेट सोर्सेज कवर करना है, तो ये सारा चीज भी मैंने कवर करवाया हुआ है ऑलरेडी जो कंटेंट बनाने में ऐसा, ठीक है। चलिए, फिर अहमद शाह गया और अहमद शाह के बाद महमूद बेगड़ा करके गुजरात का रूल संभालता है ऐसा, ठीक है। इन बिटवीन ये अहमद शाह का ही बेटा था कुतुबुद्दीन अहमद शाह, ठीक है, ये 7-8 साल के लिए रूल पे आता है, ठीक है, 7-8 साल के लिए रूल पे आता है, तो ज्यादा कुछ इसके टाइम पे होता नहीं है, ठीक है। हाँ, पर जो होता है वो काम का है ऐसा, ठीक है, जैसे इनके रूल के टाइम पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, पर इनके टाइम पे 1451 में, ठीक है, 1451 में इन्होंने होजे कुतुब बनाया था, ठीक है, जैसे होज ए कुतुब बनाया था इन्होंने, ठीक है। अब होज का क्या मतलब, होज इज पर्शियन वर्ड, होज का मतलब होता है बड़ा सा तालाब, लेक, आर्टिफिशियल लेक ऐसा, ठीक है, तो होज एक कुतुब बनाया था। वो होज एक कुतुब जो था, वो जैसे ये जो शेप में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज ट्राइंगुलर शेप, जिसमें 3 साइड्स है। ये जो शेप ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज स्क्वायर, जिसमें 4 साइड्स है। ये जो शेप में नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज हेक्सागोन, षटकोण જેને કહેવાય છે ગુજરાતીમાં, तो आनी 6 साइड है। तो आओ 34 साइड वालों, ठीक है, जैसे ऐसे ड्रॉ करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो ऐसे 34 साइड वाला एक पूरा लेक इन्होंने बनाया हुआ था, जिसको होज ए कुतुब बोलते हैं, या फिर सॉरी, या फिर इसी को आज के टाइम पे कांकरिया लेक बोलते हैं, ठीक है, कांकरिया तड़ाव बधाया नाम सामड़ो जो, तो इसी को कांकरिया लेक बोलते हैं। तो भाई किसने बनाया था, तो भाई कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने बनाया था, जो गुजरात की इंडिपेंडेंट डायनेस्टी को बिलोंग करता था। अब कांकरिया नाम क्यों है, तो वैसा माना जाता है कि लेक की जो सरफेस है, वो सरफेस पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो सरफेस पूरा उसका इस तरीके से कंकड़ का बना हुआ है, दैट इज कंकड़िया लेक या फिर कांकड़िया लेक, इस तरीके से नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाया हुआ था। कांकरिया लेक के बीच में ही देखोगे तो एसबीआई का लोगो जहां से इंस्पायर्ड है दैट इज कांकरिया लेक। तो एसबीआई का लोगो में ऐसा कुछ चम्मच जैसा दिखेगा, वो चम्मच नहीं, जनरली वो मीम्स आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा, ये डिश और ये चम्मच है, नहीं भाई, ये कांकरिया लेक से बिलोंग या फिर उससे इंस्पायर्ड है आपका एसबीआई का लोगो। तो उसमें ये वाला जो पोर्शन है कांकरिया लेक को मैप में भी ऊपर से देखोगे ना, तो एक लेक में से रास्ता जा रहा है और बीच में कुछ बाग गार्डन जैसा बना हुआ है, दैट इज नगीनावाड़ी, ठीक है, दैट इज नगीनावाड़ी। तो इन्होंने होजे कुतुब बनाया था, और होजे कुतुब के सेंटर में इन्होंने ये नगीनावाड़ी बनाया हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको इनके टाइम पे दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा इनके टाइम पे आपको ये घटा मंडल करके जगह दिखेगी लेक के बाजू में, जिसका आज के टाइम पे ऐसा कोई नामो निशान उतना है नहीं। ये घटा मंडल दिखेगा, बोलते हैं कि भाई आग में जल के ये खाक हो चुका था, ठीक है। दूसरा आपको ये दिख जाएगा, जैसे ही कालूपुर रेलवे स्टेशन से उतरोगे ना, रेलवे स्टेशन की मेन गेट से बाहर निकल के राइट साइड देखोगे ना, तो आपको 2 बड़े ऐसे पिलर्स दिखेंगे, ये जो फोटो में दिख रहा है ना वैसा, जैसे ये लेफ्ट वाला फोटो कांकरिया लेक का है और राइट साइड वाला फोटो झूलता मीनारा का है, ठीक है। तो ऐसे बड़े से पिलर दिखेंगे रेलवे स्टेशन के जस्ट राइट साइड मुड़ के देखोगे, तो मेन गेट में से बाहर निकलोगे तो की बात है ऐसा, ठीक है। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर है झूलता मीनारा, ठीक है। अब नाम इसका झूलता मीनारा इसलिए है क्योंकि ये लिटरली हिलते हैं, ठीक है, एक मीनार को अगर हिलाया जाए तो दूसरी मीनार भी हिलती है ऐसा, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे झूलते मीनार है इंडिया में से कहाँ पे मिले हुए हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे ऐसा, ठीक है, इंडिया में दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पे मिल रहा है। तो एक तो ये अपना अहमदाबाद में ऐसा, ठीक है, कि एक मीनार को हिलाया जाए तो दूसरा भी हिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये इनके टाइम पे बनाया गया था, ठीक है। और इस बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए इनको शाहजहां ऑफ गुजरात भी बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत ऐसा आर्टिकुलेट
स्ट्रक्चर इन्होंने अपने टाइम पीरियड पे बनवाया हुआ है, ठीक है, इसलिए उनको शाहजहां ऑफ गुजरात भी बुलाया जाता है। ये काफी खूबसूरत इमारतें इन्होंने बनवाई है इस रीजन से ऐसा, ठीक है। चलिए, जैसे दो मीनार के कंस्ट्रक्शन के बीच में आपको मैं डिफरेंस बता दूं, तो नॉर्मल मीनार होती है, ठीक है, नॉर्मल मीनार ऐसे ताजमहल का अगर फोटो देखा हो ना, तो ताजमहल के आजू बाजू भी ऐसे 4 मीनार है 4 कॉर्नर पे। नॉर्मल मीनार में जो ग्रूव्स होते हैं आपके, ग्रूव्स ये जो होते हैं वो वर्टिकल ग्रूव्स होते हैं, ऐसा 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 ऐसा। या फिर कुतुब मीनार देख लो फॉर दैट मैटर, तो वर्टिकल ग्रूव्स होते हैं इस तरीके से नॉर्मल मीनार। और ये वाली जो मीनार आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो मीनार का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स है, दिख रहा है आपको, बहुत इजीली हो दिख रहा है कि भाई सारे जो ग्रूव्स, सारे जो पैटर्न्स है ना, वो हॉरिजॉन्टल है। वही मेन एक साइंटिफिक और टेक्निकल डिफरेंस रहता है नॉर्मल मीनार और ये झुमता वेविंग मीनार के बीच में, ठीक है, वेविंग, इसलिए इसको हिलाते हो ना तो लिटरली हिलता है ऐसा, ठीक है। हाँ भाई, उतना सेंटीमीटर्स या फिर उतना मीटर्स नहीं हिलेगा ऑब्वियसली, वो थोड़े मिलीमीटर्स आपको वो वेव करता हुआ दिखेगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये दो स्ट्रक्चर बने थे कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने ऐसा, ठीक है। और इनके बाद सिग्निफिकेंट टाइम तक रूल किया ये महमूद बेगड़ा ने, मतलब नहीं नहीं तो ये 1458 से 1458 થી 1513 સુધી અહીંયાના ઓલમોસ્ટ 40 વર્ષ અને અહીંયાના બીજા 12 વર્ષ, तो भाई 60+ ईयर्स आपको इनका रूल दिखेगा गुजरात में ऐसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर 62 साल अगर कोई रूल कर रहा है, तो इनके टाइम पीरियड में भी आपको काफी सारी चीजें दिखेगी ऐसा, ठीक है। 62-65 साल जितना इनका रूल हो गया, तो भाई सेकंड सिग्निफिकेंस रूलर इज महमूद बेगड़ा ऐसा, ठीक है। नाम सब लोगों ने सुना ही होगा ऐसा। चलिए, तो देखते हैं इनके टाइम पे क्या हुआ था। तो भाई इनका जन्म कुछ 1445 में हुआ था, डजेंट मैटर, चलेगा ऐसा, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम, ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम फतेह खान भी हुआ करता था, या फिर इनको नासिरुद्दीन शाह के नाम से भी बुलाया जाता है ऐसा, ठीक है। नासिरुद्दीन शाह के नाम से भी बुलाया जाता है या फिर फतेह खान के नाम से, ध्यान में रखना, ठीक है। मोहम्मद शाह टू का ये यंगेस्ट सन था, चल जाएगा, कोई काम की नहीं इन्फॉर्मेशन। ये मे भी इनकेस कहीं पूछे तो याद रखिएगा कि 13 साल की एज में ही इन्होंने अपना थ्रोन संभाल लिया था, ठीक है। 13 साल की एज से ही ये सत्ता पे आ गए थे ऐसा, ठीक है। हाँ, इनके जो मेजर और सबसे टॉप मोस्ट कॉन्क्वेस्ट माने जाता है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट बड़ी लड़ाई मानी जाती है, तो फर्स्ट इज चापानेर फोर्ट इन्होंने कब्जे किया था, ठीक है, कैप्चर किया था। और दूसरा जूनागढ़ का ऊपरकोट फोर्ट इन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। तो इस रीजन से कि ये चापानेर नो गढ़ आमणे जीत्यो तो અને બીજો ઉપરકોટ નો ગઢ આમણે જીત્યો तो बे गढ़ जीत्या था, એટલે हमने बे गढ़ा, क्या तो वो फिर स्लैंग में आके आके बेगड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो बे गढ़ जीतिया था, तो इस रीजन से इनको बेगड़ा या फिर बेगड़ा बुलाया जाता है, ठीक है। बेगड़ा तो कहीं नहीं लिखते, बेगड़ा ही लिखते हैं हर जगह पे, वो क्या बोलते हैं स्लैंग में आके आके वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखना। और ये मलिक शाबा, ठीक है, उनके जो वजीर हुआ करते थे, तो मलिक शाबा ने उनको ये दोनों की दोनों कॉन्क्वेस्ट में हेल्प की थी, दोनों के दोनों चीजें कैप्चर करने में हेल्प की थी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ ब्रीफ हो गया मोहम्मद बेगड़ा का, देखते हैं भाई क्या क्यों कैसे किस तरीके से हुआ, ठीक है। चलिए, तो इनके जो ये मेजर कॉन्क्वेस्ट थे उसमें सबसे सिग्निफिकेंट और पहला कॉन्क्वेस्ट था जूनागढ़ का। 3 बार इन्होंने जूनागढ़ पे चढ़ाई की थी ऐसा, ठीक है। और फिर इवेंचुअली जाके चौथी बार बाद में इन्होंने जूनागढ़ को कैप्चर किया था, ठीक है। कि 1467 में भी इन्होंने जूनागढ़ जूनागढ़ को हराया था, जूनागढ़ के राम मंडलिक। राम मंडलिक ये वही है जो अहमद शाह फर्स्ट के टाइम का राम मंडलिक है, ठीक है। ये वही राम मंडलिक अभी तक वहां पे जी रहा है ऐसा, ठीक है। राम मंडलिक त्रिजो, ये पहलो बीजो त्रिजो ये लोग करते रहता है ऐसा, ठीक है, चुड़ासमा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो 1467 में पहली बार जूनागढ़ के राम मंडलिक को हराया, दूसरे साल वापस इसको हराया और तीसरे साल वापस इसको हराया। और इवेंचुअली जाके 1472 में जूनागढ़ को कैप्चर किया एज इन कि अब वो टेरिटरी विल बी अ पार्ट ऑफ गुजरात सल्तनत, ऐसा करके उसको जूनागढ़ ने एमने खंडीय राज्य बना दिया। तो खंडीय राज्य क्या है वो आपको पहले अभी बोल चुका हूँ यही लेक्चर में ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार जूनागढ़ के चुड़ासमा डायनेस्टी के राम लेक को हरा के इवेंचुअली उसने यहाँ पे आधा लिखा है मैंने 1472 में जूनागढ़ को प्रॉपरली कैप्चर किया और जूनागढ़ से टैक्स वसूल करना इन्होंने चालू किया, ठीक है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट कॉन्क्वेस्ट हुआ करता था ये जूनागढ़। द रीजन इज, मतलब यहाँ तो जैसे मैंने फ्लो में लिख दिया है, वो न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल पढ़ोगे ऐसा है कि जूनागढ़ નો जो ઉપરકોટનો કિલ્લો હતો ને, ઉપરકોટનો કિલ્લો એ સદીઓથી અનકોન્કર્ડ હતો, मतलब एक किलो जीतવો वो किला जीतना इटसेल्फ बहुत बहुत टफ टास्क था। किले का स्ट्रक्चर ऐसा था कि आज तक वो किले को कोई जीत नहीं पाया था गुजरात के हिस्ट्री में ऐसा, ठीक है। नहीं नहीं तो वो 1000 साल से वो किला वैसा का वैसा था, ठीक है।
काफी तोप बोले उस पे लगे हो गए, काफी चढ़ाई हो गई, वो किले को खरोच तक नहीं आई थी ऐसा, ठीक है। तो वो किला जीतना इटसेल्फ बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। तो इसलिए जैसे बोला ना कि भाई बेघड़ो, कि भाई नाम में ही ये इंक्लूड क्यों कर लिया विक्ट्री, द रीजन वाज विक्ट्री वाज अ रियली इम्पैक्टफुल, कि भाई उसने ऊपरकोट का किला जीत लिया था, ऐसा है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये है, ऊपरकोट का किला जीतने के बाद उसने जूनागढ़ का नाम चेंज करके, ठीक है, जूनागढ़ का नाम चेंज करके उसने मुस्तफाबाद कर दिया, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, काफी काम का इन्फॉर्मेशन है ऐसा, ठीक है। क्यों कि ये सारा नामकरण है ना, पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, कोई ना कोई छोटी बड़ी एग्जाम में काम लगेंगे। 1-2 में भले सिर्फ मुस्तफाबाद में क्वेश्चन आया है, पर वन ऑफ द स्टेटमेंट में तो मुस्तफाबाद हो सकता है ना भाई, तो इसलिए यहाँ काम की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो नाम चेंज कर दिया उसने मुस्तफाबाद करके, ऐसा, ठीक है। चलिए, और उसको अपना विंटर कैपिटल बनाया कि हाँ भाई मैं सर्दियों में जाऊंगा तो भी यहाँ पर रहूंगा, ऐसा, ठीक है। तो जूनागढ़ को या फिर मुस्तफाबाद को उन्होंने अपना विंटर कैपिटल बनाया, ऐसा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जूनागढ़, कच्छ और सिंध एरिया भी इन्होंने कैप्चर की और वहां भी लड़ाई लड़ी और जीते वहां पे, ठीक है। जैसे कच्छ एरिया में सोढ़ा અને सुमरा, ગુજરાતીમાં लिखते हैं इसको सोढ़ा અને सुमरा, આ બે જાતિઓના લોકો જે મુસ્લિમો દ્વારા ઓપ્રેસ કરવામાં આવતા હતા, ठीक है, જેમને मुस्लिमों द्वारा ऑपरेस કરવામાં આવતા હતા, तो सॉरी, ये दो डिनेस्टी के लोग मुस्लिम को ऑपरेस कर रहे थे, ठीक है। जो मुस्लिम को ऑपरेस कर रहे थे, तो ये दो कम्युनिटी के अगेंस्ट में उसने लड़ी और जीता, ऐसा, ठीक है। सेम, अब इसका भी कॉन्क्वेस्ट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो जनजातियों के लोग काफी बेस्ट आर्चर्स हुआ करते थे, बाणावड़ी जिन्हें कहेवाय थे, काफी बेस्ट आर्चर्स हुआ करते थे, तो इनके सामने जीतना भी काफी एक अच्छी बात है, ऐसा, ठीक है। उसके अलावा रेबल्स थे जट रेबल्स और बलूची रेबल्स, जैसे ये जानबूझ के बाहर दिखाया गया क्योंकि बलूचिस्तान वाला एरिया मुझे दिखाना था यहाँ पे, तो बलूचिस्तान वाला एरिया में भी उन्होंने अपना क्या बोलते हैं एरिया कैप्चर किया, ठीक है, वहां भी जीत हासिल की। तो एक कच्छ और सिंध का कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1472 के आसपास। 1473 में द्वारका और बेट द्वारका भी इन्होंने जीता, ऐसा, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम हो गया था कि वहां पे ये किंग भीमा था, तो किंग भीमा के अंडर में ऐसा था कि भाई उनका जो रूल यहाँ पे था द्वारका या फिर बेट द्वारका में, तो उसके आजू बाजू के दरिये में काफी ज्यादा पायरेसी पायरेसी की एक्टिविटी होने लगी थी। पायरेसी જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ચાંચિયાગીરી। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा मूवी सीरीज सब लोगों ने, ठीक है, तो वो होता है पायरेसी, कि भाई जहाज लूट लेना, समुद्री लुटेरे, सादी भाषा में अगर बोलूँ तो पायरेट्स याद नाम याद ना हो, चांचिया नाम याद ना हो, समुद्री लुटेरे, ऐसा, ठीक है। तो ये चांचियागिरी या फिर पायरेसी काफी बढ़ गई थी ये वाले दरिये में, द्वारका के आजू बाजू। तो वो काइंड ऑफ रीजन को बहाना बना के इन्होंने द्वारका और बेट द्वारका भी को भी कैप्चर कर लिया, ये किंग भीमा को हरा के, नहीं भाई तुम लोग यहाँ पे एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चांची या फिर कोई भी लुटेरे यहाँ पे आ जाता है, भाई क्या पता कल को उठ के अहमदाबाद तक आ गए लूट चलाते हुए, तो नहीं भाई, ऐसा करके उन्होंने वो बहाना बना के उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। द्वारका बेट द्वारका को कैप्चर किया, ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पे रणछोड़ राय टेम्पल है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी का वहां पे रणछोड़ राय टेम्पल है, तो टेम्पल को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हुआ था, ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके, ठीक है, उसके आजू बाजू कहीं पे उन्होंने मॉस्क बनाने की कुछ ट्राई की थी, ऐसा भी कुछ लिखा गया है अलग अलग जगह पे, ठीक है। और द्वारका का नाम चेंज करके मुस्तफा नगर कर लिया। अब आप बोलोगे यही तो नाम रखा था जूनागढ़ का, तो नहीं भाई, ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ का नाम रखा था मुस्तफाबाद और द्वारका का नाम चेंज करके रखा था मुस्तफा नगर, ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इन्फॉर्मेशन काम की है, गलती से मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया ना भाई, वहीं पे पढ़ के तोते उड़ जाएंगे, भाई क्या था, कौन सा नगर था, कौन सा बाद था। तो जूनागढ़ वाला था वो मुस्तफा बाद था, और ये जो द्वारका वाला है आपका दैट इज मुस्तफा नगर। तो ये दो नाम चेंज किए उसने, ऐसा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा उसके बाद जो काफी सिग्निफिकेंट कॉन्क्वेस्ट या फिर उनकी लड़ाई थी 10 एक साल बाद लड़ी गई, एक आध दायका पची, 1484 में, 1484 में, ठीक है। कहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया मार्क्ड है दैट इज चांपानेर। तो चांपानेर पे तब के टाइम पे रूल था किंग जयसिंह रावल का, ठीक है, किंग जयसिंह रावल, जिसको पताई रावल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिनको पताई रावल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये लड़ाई का रीजन ऐसा कुछ लिखा है अलग अलग जगह पे कि मलिक सुधा करके, सॉरी कहाँ गया, ये मलिक सुधा करके इनका गवर्नर, किन का, अब सुल्तान महमूद बेगड़ा का, सुल्तान महमूद बेगड़ा का गवर्नर मलिक सुधा ये एरिया में भाई बार बार ये लोगों को लूट लेता था और परेशान करता था। इस चीज से परेशान होके
ये आजू बाजू के लोगों ने किसको कंप्लेन की थी? कंप्लेन की थी जयसिंह रावल को कि हाँ भाई ऐसा कोई यहाँ पे सीन है राजा, अगर उसकी हेल्प कर सकते हो तो करो। तो ये जयसिंह रावल को आया गुस्सा, उसने अटैक किया मलिक सुधा पे और उसको हराया। ठीक है, मलिक सुधा पे अटैक किया और उसको हराया। तो इस चीज से गुस्सा होके सुल्तान महमूद बेगड़ा ने, ठीक है, बाजू में ही तो बैठा है यहाँ पे अहमदाबाद और नीचे वडोदरा में आपका चांपानेर है ऐसा, ठीक है। तो इस चीज से गुस्सा होके महमूद बेगड़ा ने अटैक किया चांपानेर को ऐसा, ठीक है। अब ये भी काफी सिग्निफिकेंट कॉन्क्वेस्ट इसलिए है क्योंकि चांपानेर का फोर्ट भी जीतना वो जैसे इजी बात नहीं है, ठीक है। वो फोर्ट भी बहुत बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाया हुआ है कि 3 लेयर ऑफ वॉल है वहां, तो कि पहला प्रोटेक्टिव लेयर वहां पे कोई कोई रेजिस्ट करेगा, दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर, बीच में भूल भुलैया जैसी गलियां है और फिर तीसरी दीवार आती है प्रोटेक्टिव लेयर की। तो 3 तो दीवार के पूरे लेयर्स है, उसके बाद आपका गढ़ आता है ऐसा, ठीक है। तो और वो भी काफी स्ट्रेटेजिकली बनाया हुआ है, तो भी ये गढ़ को भी जितना कुछ इजी बात थी नहीं। तो फिर भी 20 महीने तक वो गढ़ के बाहर पड़ा रहा, ठीक है। 20 महीने तक छावनी या फिर डेरा डाल के वो गढ़ के बाहर पड़ा रहा, ठीक है, पड़ा रहा। इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली डूंगर सिंह करके जो मिनिस्टर मंत्री है और पतई रावल या फिर किंग जयसिंह रावल लड़ने के लिए बाहर आए, दोनों को हैंड टू हैंड फाइट में हराया और दोनों को कैप्चर या फिर दोनों को अरेस्ट किया, ठीक है। और फिर बाद में जाके उसने इस तरीके से चांपानेर जीता ऐसा, ठीक है, उसने चांपानेर जीता। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो किंग को पकड़ लिया, किंग को पकड़ के फिर उसको कन्वर्ट कराया, धर्म परिवर्तन करा, फिर उन्होंने नाम पर चेंज करना क्यों, मलिक हुसैन करना क्यों उन्होंने नाम। और मलिक हुसैन या फिर ये कौन, जयसिंह रावल, तो वही है, ठीक है। और बाद में जाके मलिक हुसैन वाले लीनियज ने ये गुजरात सल्तनत के कोर्ट में काफी अच्छे पोजीशन पे उनको जगह दी गई थी, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काफी अच्छी जगह, अच्छे पोजीशन पे जगह दी गई थी ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ। और फिर चांपानेर का नाम चेंज करके इन्होंने रखा मोहम्मदाबाद, ठीक है, मोहम्मदाबाद। तो ठीक है, अब बोलो, अब कुछ याद रहा जूनागढ़ को क्या बोला था, द्वारका को क्या बोला था और चांपानेर को क्या बोला था। तो 3 नाम उसने चेंज किए, जूनागढ़ को इसने किया मुजफ्फराबाद, द्वारका को किया उसने मुजफ्फरनगर, ठीक है, सॉरी, हाँ, मुस्तफानगर, मुस्तफाबाद, मुस्तफानगर। और इसको इसने किया, इसको मतलब चांपानेर का नाम इसने चेंज किया मोहम्मदाबाद। तो ये मोहम्मदाबाद है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा चांपानेर। दूसरा ये मुस्तफाबाद है, वो भी याद रखिएगा, जूनागढ़। और तीसरा ये मुस्तफानगर, वो है आपका द्वारका, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा और एक जगह या फिर और एक छोटा सा टाउन इसने बसाया था कि जब भी आप सूरत या फिर भरूच या फिर वडोदरा से आप अहमदाबाद जाओगे ना थ्रू रेलवे स्टेशन, तो बीच में आप एक स्टेशन देखोगे जिसका नाम है, जैसे वो ऊपर वाला मेन है अहमदाबाद, उसके अलावा आप देखोगे महमदाबाद भी देखोगे, महमदाबाद, महमदाबाद, ठीक है। तो ये महमदाबाद भी बसाया था ये महमूद बेगड़ा ने, महमूद बेगड़ा ने अपने नाम से ही महमदाबाद बसाया था, छोटा सा नगर बसाया था अहमदाबाद के बाजू में महमदाबाद, ठीक है। तो ये महमदाबाद बसाया था, मोहम्मदाबाद बसाया था, फिर ये मुस्तफाबाद और मुस्तफा नगर। तो आप सब जगह पे कंफ्यूज हो जाओगे आराम से, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाओ, एक टेबल बनाओ और उसके सामने लिख दो, तो वो काफी इजी टू डिसाइड होगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन मैंने बुलेट करके लिखी हुई है कि जूनागढ़ का नाम चेंज करके मुस्तफाबाद, द्वारका का नाम चेंज करके मुस्तफानगर, चांपानेर का नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद, और एक छोटा सा नगर बसाया था जिसको महमदाबाद बोलते हैं, ठीक है। और ये 3 उसके कैपिटल्स हुआ करते थे, ठीक है। 3 आनी राजधानी थती थी, શિયાળાના સમયગાળામાં, વિન્ટર સમયગાળામાં જૂનાગઢ, ઉનાળાના સમયગાળામાં, સમર સમયગાળા દરમિયાન અહેમદાબાદ અને મોન્સૂન मतलब ચોમાસાના સમયગાળા દરમિયાન ચાંપાનેર राजधानी तरीके उपयोग करता था महमूद बेगड़ा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर चीजें। ये हुआ महमूद बेगड़ा की कहानी, ठीक है। उसके अलावा चांपानेर का फोर्ट का नाम चेंज करके उसने जहांपना कर दिया था, ठीक है भाई, जहांपना का नाम से वो चांपानेर का फोर्ट अब से जाना जाएगा। गुजरात में सबसे पहली बार नेवी बनाने वाला इंसान था अहमद शाह पहलो, ये मैंने आपको जस्ट आगे वाले कॉन्टेक्ट में बोला। दूसरा, गुजरात में सबसे पहली बार कैनन, कैनन मतलब तोप, गुजरात में सबसे पहली बार कैनन यूज करने वाला सुल्तान था सुल्तान महमूद बेगड़ो, तो ये ध्यान में रखना। उसने महमूद के नाम से कॉइन्स भी जारी किए, ठीक है। उसके अलावा 2 गार्डन इसने बनाए, बाग ए फिरदौस और बाग ए शबान। ये कहाँ है, क्यों, क्या, कैसे, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसके अलावा इसने अपनी खुद की अलग तरीके से स्क्रिप्ट निकाली जिसको सुरुथ बोला जाता है, और ये सुरुथ स्क्रिप्ट में उसने कुरान को लिखना कुछ चालू किया कि भाई इजी तरीके से कुरान कुछ लिखा जा रहा है, ये सुलूथ स्क्रिप्ट में, कुछ ट्विस्टेड तरीके की ये स्क्रिप्ट थी ऐसा है, ठीक है। तो ये सुलूथ स्क्रिप्ट
લિપિ જેને કહેવાય છે ગુજરાતીમાં. તો સુલુથ लिपि हमने बनावी અને સુલુથ लिपि में हमने पुराण लखवाड़ावानुं चालू करी. ठीक है. इसके अलावा जो मैंने बोला था कि अहमदाबाद तो बस गया, अहमदाबाद में फोर्ट भी बस गया, भद्रा भद्रा फोर्ट के आजू बाजू 8 गेट्स लग गए, पर अहमदाबाद के आजू बाजू जो फोर्ट की जो वॉल बनी थी इसको कोट बोलते हैं, कोट विस्तार જેને કહેવાય છે. જેમ કે અમદાવાદમાં પણ તમને આ કોટ વિસ્તાર જોવા મળશે, સુરતમાં પણ તમને આ કોટ વિસ્તાર જોવા મળશે, કે જેના રોડને કોટ સર્ફિલ રોડ કહેવાય છે. ઠીક છે. તો કોટ વિસ્તારમાં એમણે દિવાલ બનાવી અને દિવાલના 12 गेट मुकाविया. ठीक है. तो ये ध्यान में रखिएगा. इसके अलावा ये महमूद बेगड़ा के टाइम पे ही मलिक गोपी करके इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था. ठीक है. मलिक गोपी करके इन्हीं का एक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था. ऐसे दूसरा भी एक नाम आएगा मलिक एजाज करके. ठीक है. जैसे अभी थोड़ा जिस्ट दे दूं ना, तो मलिक गोपी और मलिक एजाज का क्या काम था? मलिक गोपी का काम था सूरत और भरूच का बंदर या फिर पोर्ट जो है ना उसको मैनेज करने का काम था मलिक गोपी का. और उसके अलावा ये दीव दीव वाला जो पोर्ट है ना उसका जिक्र थोड़ा बाद में आएगा. दीव वाला पोर्ट मैनेज करने का काम था मलिक एजाज का. ऐसा. ठीक है. तो मलिक गोपी गोपी सूरत और भरूच का पोर्ट मैनेज करते थे, तो सूरत का कारोबार उनके हाथ में दिया था, तो उनके नाम से गोपी तड़ाव, તમે જે સુરતમાં કદાચ સાંભળ્યું હશે तो गोपी तड़ाव या फिर गोपी लेक सूरत में बना मलिक गोपी के नाम से. और उसके अलावा गोपीपुरा, रुस्तमपुरा, समथिंगपुरा, तो सारे सूरत में आपको अलग अलग एरिया देखेंगे. तो ये भी सब गोपी ने बसाया था, मलिक गोपी ने काफी सिग्निफिकेंट टाइम के लिए सूरत में रूल किया हुआ था अंडर द महमूद बेगड़ा. ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था, महमूद बेगड़ा का ही सूबा काइंड ऑफ हुआ करता था ये ऐसा. ठीक है. तो ये सब चीजें हुई थी महमूद बेगड़ा के टाइम पीरियड पे. ठीक है. उसके अलावा इसने सुल्तान की दरगाह बनाई है सर. ठीक है. जैसे ये दूसरी बार सरखेज ना रोजो हरनी बात आवे, तो आज स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर मेन है सरखेज के रोजे का. ठीक है. जहां पे ये शेख अहमद खट्टू गंजबख्श की दरगाह है, यहाँ पे देखोगे तो आप ऐसा है. ठीक है. इसके बाजू में देखोगे ना, यहाँ पे जैसे ये मंडप है, उसके बाजू में यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे दूसरा एक स्ट्रक्चर है जो रूम में आपको 3 बड़ी बड़ी कबर दिखेगी ऐसा. ठीक है. 3 बड़ी बड़ी कबर दिखेगी. तो 3 कबर में जाके देखोगे ना, काफी बड़ी कबर है, नहीं तो ऐसे 1.5-2 मीटर बड़ी कबर है. तो वो इतनी ऊंची कबर पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि महमूद बेगड़ारी कबर. ठीक है. महमूद बेगड़ारी कबर. तो ये महमूद बेगड़ा ने अपना खुद का मतलब बोला हुआ होगा कि भाई मैं मर जाऊं तो मुझे यहाँ पे गाड़ देना है सब. ठीक है. तो सुल्तान का टूम्ब आपको वहां पे मिलेगा. कहाँ पे? सरखेजना रोजा. और सुल्तान के टूम्ब के बाजू में ही आप देखना दूसरी ऐसी 2 छोटी कबर है. ठीक है. मतलब वैसे छोटी नहीं, बड़ी के कंपेरिजन में छोटी, पर तीनों कबर काफी बड़ी है ऐसा. ठीक है. तो दूसरी 2 टूम्ब दिखेगी जो उनकी बेगम की टूम्ब है, और उसमें से एक फेमस बेगम है रानी राजबाई. तो रानी राजबाई नहीं, पर कबर તમને ત્યાં જોવા મળશે. तो ये उन्होंने बसाया हुआ था, तो ये ध्यान में रखना. ठीक है. चलिए. उसके अलावा मस्जिद मलिक सलीम उन्होंने बनाया हुआ था. सीदी बशीर मॉस्क बनाया हुआ था. ये सीदी बशीर मॉस्क आपको जो कालूपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में दिख जाएगी, दैट इज सीदी बशीर मॉस्क. तो ये भी बनाया था. उसके अलावा नगीना मस्जिद बनाया हुआ था चापानेर में. अब ये मैंने लिखा जानबूझ के इसलिए है क्योंकि नगीना वाड़ी आप लोगों ने पढ़ा कि वो तो है कांकरिया लेक में ही, पर नगीना मस्जिद है आपका चापानेर में. तो ऐसा अगर 2 स्टेटमेंट आ जाए ना कि भाई नगीना वाड़ी और नगीना मस्जिद दोनों के दोनों आपके चापानेर या फिर दोनों के दोनों कांकरिया में है, तो मे भी आप अगर टिक मार लो, तो भाई मत टिक मारना. पहला वाला नगीना वाड़ी बना हुआ है आपका अहमदाबाद कांकरिया लेक में, और दूसरा नगीना मस्जिद आपका बना हुआ है वडोदरा चापानेर में ऐसा. ठीक है. और उसके अलावा इनका एक और सूबा हुआ करता था दरिया खान. तो दरिया खान के नाम से भी उन्होंने एक दरगाह बनाई हुई है वहीं पे ऐसा. ठीक है. चलिए. तो ये सारे कंस्ट्रक्शंस थे महमूद बेगड़ा के टाइम पीरियड पे. ठीक है. सेम यहाँ पे सब आर्टिकल्स को कवर करते हुए हम लोगों ने ये किया हुआ है कि भाई उसके इनिशियल टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, किस तरीके से था, वगैरह वगैरह चीजें ऐसा. ठीक है. दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जूनागढ़ में, ठीक है, जूनागढ़ में जो राम मंडलिक को उसने जीता था, तो वो राम मंडलिक के टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. तीसरा कि जो द्वारका के टाइम पीरियड पे लिखा हुआ था, द्वारका के टाइम पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई द्वारका में उसने वो जीता. ठीक है. उसको हराया, पायरेसी वहां पे थी, जैसे यहाँ पे देखो दिखा हुआ है कि मलबारी ચાંચિયાઓ. ठीक है. तो ચાંચિયાગીરી वगैरह थी, गुजरातना मंदिरों सेफ नहीं હતા, तो ત્યારે એમણે કઈ રીતે દ્વારકાને જીતી અને વસ્તુઓ કરી, तो वो पूरा स्टोरी आपका यहाँ पे मिलेगा. तीसरा आपको चापानेर वाला पूरा स्टोरी यहाँ पे मिलेगा कि चापानेर चापानेर पे जो सॉरी रावल सिंह ऐसा ही कुछ नाम था ना, सॉरी नाम जस्ट भूल गया. हाँ, जयसिंह रावल.
ठीक है, जयसिंह रावल को जो चांपानेर में हराया था तो उसका पूरा क्या स्टोरी, तो ये यहाँ पे चारों चीजें आपको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखेगी ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है ऐसा, ठीक है। हाँ, अब इनके टाइम से एक सिग्निफिकेंट जगह की बात चालू हो जाती है दीव की। जैसे ये जो बाजू में फोटो है ना, वो दीव का फोर्ट है। अगर कोई गया हो तो उसको ध्यान में होगा कि जस्ट समंदर के बाजू में इसका फोर्ट है, जस्ट समंदर के बाजू में इसका फोर्ट है, ठीक है। तो ये दीव का फोर्ट काफी क्रूशियल और काफी सिग्निफिकेंट था। द रीजन इज, जैसे यहाँ पे ब्लैंक मैप है, मैं मैप में बाद में चीज ड्रॉ करता हूँ, पहले ये मैं इसमें समझता है कि भाई दीव ਨੂੰ पता नहीं हिंद महासागर में यूरोपियन नेवी ने सर्वोपरि था। अब बोलोगे सर अचानक से यूरोप वाली बात कहाँ पे आ गई, तो थोड़ा स्टोरी में यहाँ पर ट्विस्ट आता है ऐसा है, ठीक है। द रीजन इज दीव, दीव को जैसे ये ध्यान में रखना है, ये फैक्ट में आपको आ सकता है कि दीव को દીવઇક્ષા या फिर દીવશ્રી भी बोला जाता है। મલબારીઓ જે છે એ એમને દીવઇક્ષા या फिर દીવશ્રી बोले છે, અને આપણે मतलब सॉरी गुजरात में इसको दीव बोला जाता है ऐसा, ठीक है। या फिर मुस्लिम तब के टाइम पे उसको दीव बोलते थे ऐसा, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट हुआ करता था ऐसा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट हुआ करता था। तो ऐसा दीव इक्सा करके आया ना कि दीव इक्सा कौन सी जगह की बात है, तो वो दीव की ही बात है, ठीक है। દીવની જ વાત કરવામાં આવી છે, તો આ ફેક્ટ તમને કામ લાગે છે। अब ये दीव से कहाँ कहाँ पे ये लोग ट्रेड किया करते थे, तो जैसे जगह देख के थोड़ा चौंक जाओगे आप कि ये दीव से मलाबार, मलाबार कोस्ट मतलब इंडिया का ये वाला एरिया जहाँ पे केरला और तमिलनाडु पड़ता है, दैट इज मलाबार। फिर बाटीकाला, बाटीकाला इज श्रीलंका, तब के टाइम पे उसको बाटीकाला के नाम से जाना जाता होगा मे बी। दूसरा गोवा, उसके बाद दाबुल, दाबुल इज कराची, उसके बाद चेउल, ठीक है, उसके बाद एडन, मेक्का, ज़ैला, बरबरा, मेगाडोक्सो, मेगाडोक्सो इज मोजाम्बिक, मोजाम्बिक आया हुआ आपका अफ्रीका, ठीक है। तो ये उसके अलावा कहाँ पे आया, ये बावा, ठीक है। फिर मेलिंडे, मेलिंडे इज इन केनिया, मोम्बासा इज इन केनिया, जानजीबार इज इन केनिया, हॉर्मुज, ये सारी जगहों पे ये ट्रेड किया करते थे। कहाँ से, थ्रू दीव। अब कहाँ पे छोटी सी जगह दीव, और वहां से ये पूरे इंडियन ओशन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली काफी क्रूशियल जगह है। और हर एक तरीके का ट्रेड करते थे, ठीक है। लोहे से लेके आपके एनिमल्स से लेके जो भी इधर उधर के, जैसे ये टर्किश इन्वेजन के बाद ही ये सारे सुल्तान इंडिया में आए हुए थे, तो इनका बिलोंगिंगनेस कहीं ना कहीं ईरान, इराक, सीरिया की तरफ था। तो वहां से इंसानों को मंगवाना, स्लेव्स को मंगवाना, या फिर वहां से घोड़ों को मंगवाना, या फिर फॉर दैट मैटर वहां से मिलिट्री इक्विपमेंट्स मंगवाना, तो सारे आके उतरते थे कहाँ पे, यहाँ पे दीव पे उतरते थे, और फिर दीव से गुजरात में, गुजरात से दिल्ली सल्तनत में जाते थे, क्योंकि गुजरात वाज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो गुजरात के दीव पे ये सारा सामान उतरता था, या तो दीव पे, या तो द्वारका पे, या तो खंभात पे। पर ये तीनों में भी, या तो फिर यहाँ पे भरूच या फिर सूरत पे, पर ये चारों में भी दीव काफी क्या बोलते थे, मेजर रोल प्ले करता था। तो फिर ये दीव को धीरे 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 पोर्टुगीज ने अपने हाथ में लेना कुछ चालू किया होगा, ठीक है। क्योंकि अब जब ये बात आ रही है, तब ये बात आते आते हम लोगों ने ऑलमोस्ट, हम लोग 17वीं सदी में आ गए, 17वीं सदी में, ठीक है। 16वीं सदी, 16वीं 17वीं सदी में यूरोपियंस का एडवेंट हो चुका था इंडिया में ऐसा, ठीक है। जब हम इंडियन हिस्ट्री को फॉलो करेंगे ना, तब देखोगे तो यूरोपियन का एडवेंट यहाँ पे हो चुका था इंडिया में ऐसा, ठीक है। और सबसे पहले पोर्टुगल ही आए थे, तो वो पोर्टुगीज ने यहाँ पे ही इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाना चालू किया था नेवल फोर्स के थ्रू। तो इनका गोवा तो इन्होंने कैप्चर कर ही लिया था, और गोवा कैप्चर करने के अलावा दीव पे भी इनकी काफी नजर थी, ठीक है। दीव पे भी इनकी काफी नजर थी। तो इनका जो क्या क्या बोलते थे, काइंड ऑफ गवर्नर था बारबोसा, ठीक है। इनका जो गवर्नर था बारबोसा, या फिर ये सबसे पहला तो ये था कि પોર્ટુગીઝ રાજા અને પોર્ટુગલની કાઉન્સિલે 1505માં ઇન્ડિઝના તમામ સંસ્થાનોને એક ક્ષેત્ર હેઠળ લાવવાનું નક્કી કર્યું, અને ફ્રાન્સિસ્કો દી અલ્મેડા ने वायसरॉय तरीके नियुक्त કરીને પોર્ટુગીઝથી બહાર મોકલવામાં આવ્યા। तो सबसे पहले ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, और उसके बाद ये बारबोसा, उन सब ये दीव में बार 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 आ चुके हैं ऐसा, ठीक है। और दीव में महमूद बेगड़ा ने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ते बेगड़ा दीवना गवर्नर मलिक अयाज की प्रशंसा करता लखे जी के वगैरह वगैरह वगैरह। तो दीव को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे जब भी स्टोरी यहाँ पे कनेक्ट इसलिए करूंगा, पहले मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते ऐसा, ठीक है। तो जब भी ये महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ जीता था, ठीक है, जूनागढ़ जीतने के बाद उसने वो बोला कि थोड़ा आगे चला जाए, ठीक है,
थोड़ा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पे दीव मिल जाएगा। दीव अगर मेरे अंडर में रहा ना तो भाई मैं ट्रेड आसानी से करवा पाऊंगा ऐसा, ठीक है। तो भाई जूनागढ़ के बाद उन्होंने दीव भी कैप्चर किया था, ठीक है। तो दीव कैप्चर किया था, यहाँ पे सूरत ऑलरेडी उनके अंडर में था कुछ एरिया जीतने के बाद। तो दीव में इन्होंने मलिक एजाज और सूरत में उन्होंने मलिक गोपी, ये दोनों काफी काफी क्या बोलते हैं ट्रेंड गवर्नर थे महमूद बेगड़ा के, जो दोनों के दोनों पोर्ट्स को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ था उन लोगों ने ऐसा, ठीक है। तो दोनों काफी सिग्निफिकेंट और काफी क्रूशियल पर्सनालिटी रही है महमूद बेगड़ा के टाइम पीरियड की ऐसा, ठीक है। तो महमूद सॉरी मलिक एजाज ने हमने अपॉइंट करी तो सॉरी मलिक एजाज ने हमने अपॉइंट करी तो क्या दीवना किला पर ऐसा, ठीक है। दीव बंदर पर, दीवना बंदर पर ऐसा, ठीक है। चलिए, तो इन सब का छोटा मोटा टसल काफी माइनर लेवल पे तो ऑलरेडी हुआ करता था, क्योंकि पहली दूसरी बार जब पोर्टुगीज ने अटैक किया था ना, तब ऑब्वियसली मलिक एजाज नहीं उनको वहां पे हराया था ऐसा, ठीक है। मलिक एजाज नहीं उनको यहाँ पे हराया था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी आपकी दीव की कहानी भी चालू होगी अलग तरीके से, क्यों? क्योंकि भाई कनेक्ट करूंगा बाद में, जैसे डॉट्स अभी छोड़ रहा हूँ और बाद में मैं कनेक्ट करके दे रहा हूँ आपको ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अब से थोड़ा दीव का भी ध्यान में रखें, क्योंकि दीव की कुछ ना कुछ कहानी आएगी ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला कि भाई मलिक गोपी और मलिक अयास, ठीक है, एजाज या फिर अयास। तो यहाँ पे जैसे दोनों के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ है, दोनों की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का काइंड ऑफ लिखी हुई है। तो यहाँ पे मलिक एजाज या फिर एजाज के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे मलिक गोपी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये था वो था ऐसे था वैसे था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ज्यादा कुछ पढ़ने का काम नहीं है, जितना काम का था उतना तो मैंने कवर कर ही दिया है। इवन मैंने छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कवर कर ही देगा भाई, जैसे सूरत में गोपी तलाव बनाવ્યું હતું એમણે 1511 માં આમદેવ वगैरह वगैरह, ठीक है। गोपीपुरा बनाવ્યું હતું, ये પણ અહીંયા જ કસે લખ્યું છે। तो ये सारा मैंने छूट-मूट तो कनेक्ट कर ही दिया है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ तो ये टाइम पीरियड रहा आपका महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा के टाइम पीरियड पे ये सब आपको कहानी दिखेगी गुजरात में, ठीक है। चलिए, उसके बाद महमूद बेगड़ा के बाद आया मुजफ्फर शाह टू। ज्यादा कुछ उसके टाइम पे हुआ नहीं ऐसा, ठीक है। मुजफ्फर शाह टू, इसको खलील खान के नाम से भी बुलाया जाता है। तो 27 साल की एज में उसने थ्रोन संभाला, ठीक है। मलिक गोपी और मलिक सारंग, मलिक गोपी वही है महमूद बेगड़ा वाला, मलिक गोपी और मलिक सारंग की हेल्प से उन्होंने थ्रोन अपने हाथ में लिया ऐसा, ठीक है। पर कुछ ज्यादा टाइम तक ये रूल नहीं कर पाए, लेकिन जैसे यहाँ भी देखोगे 1511-25 मुश्किल से 12-14 साल ये रूल कर पाए ऐसा, ठीक है। तो इनके टाइम पे भी कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बस इन्होंने वडोदरा के आसपास, ठीक है, वडोदरा के आसपास उन्होंने दौलताबाद करके नया छोटा सा नगर बसाया ऐसा, ठीक है। वडोदरा के पास डभोई करके जगह है, डभोई के पास इन्होंने छोटा सा अपना नगर जगह बसाई दौलताबाद करके ऐसा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हाँ, एक ही चीज हुई, इनके टाइम पीरियड पे बाबर का अटैक अटैक आपको देखा जाएगा ऐसा, ठीक है। चर्चा करेंगे इसके बाद में कि बाबर का अटैक कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पर इनके टाइम पे बाबर का अटैक हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? इंडिया में वैसे, ठीक है। तो ये है, ये मुजफ्फर शाह सेकंड को द क्लेमेंट भी बोलते हैं। द क्लेमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं, जस्ट सेकंड, ये रहा, द क्लेमेंट भी बोलते हैं। द क्लेमेंट इसलिए क्योंकि ये काफी रहमदिल था। रहमदिल एज इन क्या, थोड़े नरम मिजाज का था इसलिए, ठीक है, કે એમની નરમાઈ અને નબળાઈની લગોલગ પહોંચે તે અનુકૂળ ન હતી, તો કાફी मतलब काफी नरम दिल था, इसलिए उसको मतलब द क्लेमेंट बोलते हैं। और इसकी नरमाई ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कठोर અને धुआधार शासक તે સમયની માંગ હતી, પણ ये पूरा उल्टा था उससे ऐसा, ठीक है। तो ज्यादा कठोर था नहीं, नरम दिल था, तो ये ज्यादा संभाल नहीं पाया ऐसा, ठीक है। 12-14 साल तक इसने संभाला संभाला सल्तनत, उसके बाद दूसरा आ गया ऐसा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा आ गया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा इसके बारे में भी है नहीं, बस ये पूरा आर्टिकल में भी इसकी ईडर में राजपूत के साथ मगजमारी हुई थी, किसके साथ? राणा सांगा के साथ, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वो मगजमारी या फिर वो बैटल या फिर वो टसल का भी ऐसा कोई यूनिक रिजल्ट नहीं है जो आपको पढ़ाया जा सके ऐसा, ठीक है। बस दो 12-14 साल में इसने कुछ ऐसा किया हुआ नहीं था ऐसा, ठीक है। हाँ, पर इनके टाइम पीरियड में भी एक चीज था कि इनके टाइम पीरियड पे बार बार पोर्टुगीज अपना दूतावास दूतावास ऐसे अपने दूत का एक ग्रुप बार बार भेज रहे थे, कहाँ पे? दीव पे, ठीक है। दीव पे बार बार भेज रहे थे कि बोले दीव में हम लोग को क्या बोलते हैं, किला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कि દીવ ખાતે પોર્ટુગીઝની કિલ્લો બાંધવાની વિનંતી ને મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી। तो ऐसा इन लोगों ने नहीं नहीं तो 6 से 7 बार ट्राई किया कि भाई दीव में हमको किला बनाने दो ऐसा, ठीक है। दीव में हमको किला बनाने दो। मीन भाई पोर्टुगीज गोवा को कैप्चर कर चुके थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गोवा पाछा फरती वखते
અલબુ કરકે ગુજરાતના સુલતાન પાસેથી અગાઉ મોકલેલ રાજદૂત ત્રિસ્તાઓના દેગાન ચોળ ખાતે મળ્યા. દેગાએ તેઓને મલિક ગોપીને એક પત્ર આપ્યો જેમાં પોર્ટુગલ રાજાની સાથે इच्छा दर्शावे दीव खाते पोर्टुगीज किला बांधने की विनंती नकारी कर. तो ये किला बांधने की परमिशन इन लोगों ने बार बार मांगी है. ऐसा है, ठीक है. कौन? ये अल्बुकर्क. अल्बुकर्क कौन था? पोर्टुगीज का गवर्नर था गोवा का. ऐसा है, ठीक है. गोवा तो कैप्चर कर लिया था पर इनके गुजरात पे भी नजर थी. गुजरात पे नजर अब पोर्टुगीज की उसी रीजन थी क्योंकि पोर्टुगीज को पता था कि जो भी सल्तनत है ना, सल्तनत के जो घोड़े आते हैं हॉर्सेस वो पोर्ट से आते हैं. सल्तनत का जो क्या बोलते हैं मेन ट्रेड चलता है और वो ट्रेड से जो पैसा कमाते हैं वो पोर्ट के थ्रू हो रहा है. सल्तनत जो अपना क्या बोलते हैं वेपन्स वगैरह मंगवाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, वो पोर्ट के थ्रू हो रहा है. तो सल्तनत का काफी क्रूशियल या फिर काफी सेंसिटिव मैटर जुड़ा हुआ है ये सारे पोर्ट्स से. तो इसलिए अगर पोर्ट को कैप्चर कर लिया ना, ठीक है, इसलिए अगर पोर्ट को कैप्चर कर लिया ना तो भाई पूरे गुजरात को कैप्चर किया जा सकता है. वो उनको पता था पोर्टुगीज को. तो इसलिए बार 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 पोर्टुगीज ट्राई कर रहे थे कि भाई ये पोर्ट पे एटलीस्ट किला बनाने की परमिशन मिल जाए. किला बन गया तो एक बार किले में घुस जाएंगे और फिर इन पे अटैक कर सकते हैं. मे भी शायद ऐसा सोच रहे हैं वो. ऐसा, ठीक है. तो 3-4 बार यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीव खाते ना किला बांधवानी परवानगी ने नकारी गाड़ी थी, नकारी गाड़ी थी. तो 4-5 बार ना बहुत बार इन्होंने परमिशन मांगी थी. ऐसा, ठीक है. चलिए जैसे देखो यहाँ पे भी वापस लिखा કે જ્યાં કિલ્લો બાંધવા માટેની બીજાપુરના સુલતાન પાસેની જરૂરી પરવાનગી મેળવવામાં આવી હતી પણ અહીં મલિક અયાઝના નૌકાદળે પોર્ટુગીઝની ઈચ્છા ઉપર પાણી ફેરવી દીધું હતું. રાજ્ય ये डिएगो फर्नांडिस डी चोलના યુદ્ધમાં માર્યા ગયો હતો. तो ये इन शॉर्ट ये जो दो जने हैं कौन, मलिक एजाज और मलिक गोपी, इन दोनों ने काफी काफी स्ट्रेटेजिकली दोनों पोर्ट्स को अपने अंडर में रखा हुआ था. ऐसा, ठीक है, ताकि ये पोर्टुगीज के हाथ में दोनों पोर्ट्स ना चले जाए. तो वहां पे लड़ने करने की भी जरूरत बहुत बार पड़ी थी. ये आर्टिकल में ये चीज लिखी हुई है. ठीक है. चलिए तो ये हुआ मुजफ्फर शाह. तो मुजफ्फर शाह ने तो ऐसा कुछ नहीं किया पर इनके टाइम पे ये पोर्ट्स को काफी अच्छे से संभाला गया है. ऐसा, ठीक है. तो मुजफ्फर शाह इटसेल्फ वीक था इसलिए उसको द क्लेमेंट बोला गया है. तो क्लेमेंट उसके बाद के 2-3 रूलर भी काफी वीक आए. मुश्किल से बहादुर शाह करके एक ठीक ठाक रूलर आया और उसके बाद वापस आपकी सल्तनत गिर गई. बहादुर शाह वॉज द लास्ट ठीक ठाक किंग ऑफ अ इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ गुजरात. उसके बाद भी सारे ढीले ढाले ही रूलर्स आए और गुजरात इवेंचुअली गया था उनके हाथ से. ऐसा, ठीक है. चलिए तो बहादुर शाह के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इसका भी टाइम पीरियड बहुत काफी कम है पर जो ट्रांजिशन जो मेन हुआ था ना ये इसके टाइम पीरियड पे ही हुआ था कि हाँ भाई ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ऐसा करके काइंड ऑफ. ऐसा, ठीक है. बाकी इसने भी रूल मुश्किल से 13-14 साल ही किया हुआ है. ठीक है. चलिए तो बहादुर शाह के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था वो देख लेते एक बार. ऐसा, ठीक है. तो बहादुर शाह के पहले मैंने जैसे बोला कि भाई मुजफ्फर शाह टू, मुजफ्फर शाह ही था ना, हाँ मुजफ्फर शाह टू के बाद ये उसका जो बेटा था, सॉरी उसका जो बेटा था सिकंदर शाह वो गद्दी पे आया था. तो सिकंदर शाह गद्दी पे आया ना तो उसका जो भाई था वो दिल्ली चला गया गुस्से में. कौन भाई? ये बहादुर शाह गुस्से में दिल्ली चला गया. तब के टाइम पे दिल्ली में, ठीक है, तब के टाइम पे दिल्ली में इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड चल रहा था. ठीक है, इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड चल रहा था. अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में और ये वाले लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है कि इंडिया में सबसे पहले स्लेव डिनेस्टी आई, स्लेव के बाद खिलजिस आए, खिलजिस के बाद तुगलक्स आए. तुगलक और खिलजी का दोनों का गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ मिलता है जिसको दिल्ली सल्तनत इन गुजरात के नाम से पढ़ा जाता है. इसके बाद सैयद सल्तनत आई जिसका गुजरात से कोई लेन देन नहीं और लास्ट में यहाँ पे लोधी डिनेस्टी थी. तो लोधी डिनेस्टी और सैयद डिनेस्टी के पैरेलली गुजरात में इंडिपेंडेंट सल्तनत चल रही थी. तो लोधी के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट हुए. कैसे? इस तरीके से कि भाई जो बहादुर शाह था वो गुस्सा होकर चला गया लोधी के पास. लोधी के पास गया, बोला भाई मेरे में ये स्किल्स है, मुझे कुछ काम दे सकते हो तो दो. लोधी ने बोला ठीक है लो भाई, यहाँ पे 2-4 जगह पे लड़ने झगड़ने का काम है, आप मुझे वो लड़ने झगड़ने का कामकाज करके दो. तो वो लड़ने झगड़ने के कामकाज बहादुर शाह ने बहुत अच्छे से करके दिए. ठीक है, 2-3 जगह उसको काफी अच्छे से डिफेंड करके दी, प्रोटेक्ट करके दी, कॉन्कर करके दी. तो उससे लोधी के कोर्ट के काफी ज्यादा गवर्नर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर खुश हो गए और उसको सुल्तान के नजरिए से देखने लगे किसको, बहादुर शाह. तो फिर लोधी गुस्सा हुआ, बोला तू भाई मेरी जॉब खाने बैठा है काइंड ऑफ, भाई तूने इतना कॉन्कर कर लिया, लोग तेरे से इतने इंप्रेस है कि लोग मेरे में तेरा रिप्लेसमेंट देख रहे हैं. ऐसा, ठीक है, सॉरी तेरे में मेरा रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, तो भाई तू यहाँ से जा वापस गुजरात, मैं नहीं चाहता तो यहाँ पर है. ऐसे करके उसको वहां से निकाल दिया. ऐसा, ठीक है. तो उसको निकाल दिया. ये लोधी को कब उसने डिफेंड किया था, बाबर ने जब अटैक किया था तब लोधी को उसने डिफेंड किया था. ऐसा, ठीक है. चलिए तो वहां से वो वापस आया. ठीक है,
वहां से कौन, वो मतलब ये लोधी और बहादुर शाह के बीच में दुश्मनावट हो गई। लोधी ने बोला तू वापस जा भाई, मेरी जगह तो खा जाएगा। तो बहादुर शाह वापस गुजरात आया ऐसा, ठीक है। वापस गुजरात आया, तब तक ये सिकंदर शाह मर चुका था ऐसा, ठीक है। सिकंदर शाह मर चुका था। तो फिर बाकी लोगों ने इवेंचुअली ये बहादुर शाह को एज ए सुल्तान अपनाया, ठीक है। तो बहादुर शाह एज ए सुल्तान उसने अपनाया। और भद्रा के कोर्ट में, ठीक है, भद्रा के फोर्ट में इसने 1526 में अपना क्या बोलते हैं राजा राज्यभिषेक करवाया ऐसा, ठीक है। तो ये था इनके टाइम पे क्या क्या अचीवमेंट हुआ था। तो इनके टाइम पे अचीवमेंट तो क्या, इनके टाइम पे सारी चीजें धीरे धीरे खत्म ही हुई थी ऐसा, ठीक है। तो जूनागढ़ का जो हाँ, जूनागढ़ का जो सूबा था इनके टाइम पे मलिक इशाक हुआ ऐसा कि भाई था तो ऑब्वियसली ये गुजरात सल्तनत का ही सूबा मलिक इशाक। पर जैसे मैंने बोला कि भाई दीव को बार बार पोर्टुगीज कैप्चर करने का सोच रहे थे, तो ऑब्वियसली इधर उधर लोगों को लालच भी देंगे। तो ऐसी ही एक लालच इन्होंने मलिक इशाक को दी थी, ठीक है। तो मलिक इशाक तैयार हो गया था दीव को दे देने के लिए। ये पता चला बहादुर शाह को। बहादुर शाह ने बोला नहीं भाई तुम यहाँ से निकलो ऐसा करके। बहादुर शाह यहाँ से आर्मी लेकर आया। जैसे ही आर्मी लेकर आया, मलिक इशाक यहाँ से भागा, ठीक है। भागा वो गया। बहादुर शाह ने अपना दूसरा विश्वासु इंसान, ठीक है, मुजाहिद खान भीखन, ठीक है, मुजाहिद खान भीखन को गवर्नर रखा। कहाँ का, सॉरी, जूनागढ़ का, ठीक है। और दीव में उसने कीबा मुल्मुक मुल्मुल्क, ठीक है, कीबा मुल्मुल्क को उसने अपॉइंट किया दीव में ऐसा, ठीक है। दीव को संभालने के लिए उसने इसको अपॉइंट किया कीबा को, ठीक है। तो ये कुछ काइंड ऑफ चीजें हुई, ठीक है। उसके अलावा दक्षिण में भी इन्होंने अपना काफी सिग्निफिकेंट जीत हासिल की थी ऐसा, ठीक है। डेक्कन में और इवन खानदेश में इन्होंने अटैक करके काफी सिग्निफिकेंट जगह हासिल की थी, ठीक है। जैसे इसको जानबूझ के गुजरात के बाहर दर्शाया हुआ है। यहाँ पे आपका खानदेश पड़ता है और उसके नीचे जो होगा वहां पे दक्खन का एरिया पड़ता है ऐसा, ठीक है। तो दक्खन तक इसने अपनी टेरिटरी एक्सपांड की थी, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा माड़वा को भी उसने जीत लिया था ऐसा, ठीक है। अब ये माड़वा के साथ अपने अपनी काफी ज्यादा इधर उधर टसल हो चुकी थी, पर ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने मालवा को पूरा का पूरा गुजरात के रूल के अंडर में ही ला दिया ऐसा, ठीक है। कि अब कोई खंडीय राज्य नहीं रहेगा, तुम लोग हमारे अंडर में ही हो ऐसा करके ये एरिया भी कैप्चर कर लिया, खानदेश भी कैप्चर कर लिया, यहाँ पे जूनागढ़ भी कैप्चर कर लिया। तो ये टेरिटोरियल रीच इसका काफी बड़ा होता गया ऐसा, ठीक है। तो हिज वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ गुजरात हु रूल्ड मालवा डायरेक्टली। कोई सूबा वगैरह नहीं चाहिए, ये एरिया आपसे गुजरात के अंडर में रहेगा ऐसा, ठीक है। तो 1531-30 में ये हुआ, ठीक है। मीन वाइल यहाँ पे अब छोटा सा कैच हुआ जहां से स्टोरी पलटना चालू हुई काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। तो स्टोरी पलटना चालू यहाँ से हुई कि भाई चित्तौड़ इज इन राजस्थान आज का ऐसा है, ठीक है। तो 1532 में इसने चित्तौड़ पे भी अटैक किया, ठीक है। चित्तौड़ पे भी अटैक किया किसकी हेल्प से, तब उसने रूमी खान करके उसका जो कमांडर था उसकी हेल्प से चित्तौड़ पे अटैक करना चाहा। चित्तौड़ का जो किंग था उसकी जो राजमाता थी कर्णावती, कर्णावती ने इनिशियली इसके साथ ट्रीटी कि भाई रुक जाओ, अटैक ना करो, कुछ संधि या फिर ट्रीटी से अगर ये चीज सुलझाई जा सकती है तो सुलझा लेते हैं। अब ये माना ना माना ऐसा ही कुछ था, ठीक है। बहादुर शाह माना या फिर ना माना एक ही बात है। बट फिर तब कर्णावती ने, ठीक है, तब सॉरी ये रहा, हाँ, तब कर्णावती ने हेल्प मांगी हुमायूं की। हुमायूं जो आपका मुगल सल्तनत का राजा है ऐसा, ठीक है। तो हुमायूं की हेल्प मांगी। हुमायूं को उसने बोला कि तू आज से मेरा भाई, ठीक है, मैं तेरी बहन। तो एक बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है भाई आपकी ऐसा करके उसने हुमायूं की हेल्प मांगी। हुमायूं को बुलाया कि भाई यहाँ पे आओ और ये अटैक को डिफेंड करो ऐसा, ठीक है। एक ये हुआ। दूसरा, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड बहादुर शाह ने ये रूमी खान को जबान दी थी कि अगर हम लोग जीते या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ तो भाई बहुत सारी जगहों का जागीरदार मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। अब उसने वो भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तो ये उल्टा और भड़का रूमी खान ने भी हुमायूं को बोला अबे आ जाओ, तुम इन्वाइट कर ही लो इनको ऐसा है, ठीक है। ये कुछ बोल रहे हैं और दे नहीं रहे, उससे अच्छा आ जाओ इन्वाइट कर लो गुजरात को ऐसा करके। रूमी खान ने भी हुमायूं को इन्वाइट किया, परमिशन दी, काइंड ऑफ अलाउ किया कि भाई मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, आके अटैक करना हो तो कर लो। तो फिर इवेंचुअली हुमायूं ने गुजरात में अटैक किया और पहली बार इसको हराया ऐसा है, ठीक है, हराया। और यहाँ से फिर गुजरात में आपको मुगल रूलर्स का इम्पैक्ट दिखना चालू होगा, ठीक है। हुमायूं ने हराया, कॉन्कर कर लिया पर कैप्चर नहीं किया। कॉन्कर कर लिया एज इन को उसको हरा लिया, बोला कि अब से गुजरात में हमारा इनडायरेक्ट रूल रह सकता है। और कैप्चर एज इन अपने टेरिटरी में इसको इंक्लूड नहीं कर लिया कि हाँ भाई उसको डायरेक्टली मैं ही गवर्न करूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला हूं मैं।
तो ये हुआ था, ठीक है, ये हुआ था। तो ये बहादुर शाह और हुमायूं का लड़ाई हुई थी ऑब्वियसली 1535 में। 1535 में बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी, कहाँ पे, मंदोसर में। मंदोसर युद्ध એક્ઝામ માટે યાદ રાખજો, એમસીક્યુ માટે ખાસો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે તમારો, મંદોસરનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે, ક્યાં, શું એનું શું પરિણામ, ક્યારે, કેવી રીતના થયું, બધું તમને પૂછી શકાય છે, એવું છે, ઠીક છે। તો આ મંદોસરનું યુદ્ધ તમારું થયું 1535 માં હુમાયુं અને બહાદુર શાહની વચ્ચે। તો ભાઈ હુમાયુંથી ભાગીને બહાદુર શાહ પહેલા માંડુમાં જઈને સંતાયા, માંડુથી પાછા ભાગીને ચાંપાનેરમાં જઈને સંતાયા, ચાંપાનેરથી પાછા ભાગીને खंभातમાં જઈને સંતાયો હોય, અને खंभातથી પાછો भागीने दीवમાં जैसे संताया। इन शॉर्ट लास्ट में वो दीव जाके छुपा, ठीक है, कौन, बहादुर शाह। जैसे ही वो दीव जाके छुपा ना, दीव में तो उसने देखा कि भाई यहाँ तो पोर्टुगीज बार बार आ रहे हैं और मुझसे परमिशन मांग रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फोर्ट बनाए बनाए प्लीज बनाए बनाए दो, फोर्ट बनाए दो। तो बार बार यहाँ पे पोर्टुगीज माथा खा के बैठे थे कि हमको फोर्ट बनाने दो, ऐसा, ठीक है। बार बार ना बोल रहा था, पर अब तो જેમ કે થોડી સ્લેંગ કહેવત છે આપણા ગુજરાતીમાં કહેવાય ને કે ગરજ પડે ત્યારે ગધેડાનો બાપ બનાવવો પડે। તો जैसे पार्डन फॉर दैट, थोड़ी स्लैंग कहावत है, पर ऐसा है कि भाई उसके चलते हुए उसने पोर्टुगीज को परमिशन दे दी कि हाँ भाई यहाँ पे फोर्ट बना दो, चल जाएगा मेरे को, ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्ट बना दो, चल जाएगा मुझे, क्या पता वो फोर्ट में मैं ही प्रोटेक्शन से बैठा रहूं। तो काइंड ऑफ उसने अलाउ कर दिया पोर्टुगीज को फोर्ट बनाने के लिए। तो पोर्टुगीज भी खुश होगी कि चलो काफी बढ़िया बात है, ऐसा, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि उसने हुमायूं के प्रोटेक्ट अटैक से बचने के लिए परमिशन तो दे दी पोर्ट बनाने की पोर्टुगीज को, पर हुमायूं ने अटैक किया, मैंने बोला कॉन्कर किया, पर कैप्चर नहीं किया था। हुमायूं वापस चला गया। हुमायूं वापस चला गया ना, उसका रीजन ये भी था क्योंकि 1536 और 1540 के बीच में शेर शाह सूरी का भी आक्रमण हुआ था इंडिया पे, सेम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, ऐसा है, ठीक है। पर हुमायूं जब वापस गया ना, तब ये बहादुर शाह ने वापस से रिकैप्चर कर लिया अपना एरिया, ऐसा, ठीक है, अपना एरिया वापस से रिकैप्चर कर लिया। पर तब तक ये एक पाप कर चुका था काइंड ऑफ कि भाई इसने पोर्टुगीज को परमिशन दे दी यहाँ पे पोर्ट बनाने की, ऐसा, ठीक है। तो 1536 में, ठीक है, 1536 में ये बार बार फिर तब पोर्टुगीज को जाके बोल रहा था कि भाई हाँ मिलते हैं, करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ठीक है। तो ये बार बार बोल रहा था 1536 में सुल्तान बहादुर शाह, ठीक है, कि भाई मैनुअल डिसोजा करके जो वो पोर्टुगल का गवर्नर हुआ करता, तो उनको बार बार बोल रहे थे कि प्लीज मिलते हैं, एक बार मिलते हैं, ऐसा करके, ठीक है। पर पोर्टुगीज बार बार डिनाई कर रहे थे, अब ऐसा, ठीक है। नूनो दी कॉक करके भी उनका गवर्नर था, उनको भी बोला एक बार मिलते हैं ना, ठीक है, पता नहीं उसको क्यों मिलना होगा, आई डोंट नो, ऐसा है, ठीक है। पर बार बार पोर्टुगीज ना बोल रहे थे कि मे भी कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। बट फिर थक हार के सुल्तान ने बोला भाई ये तो आ नहीं रहे, मैं ही जाता हूँ मिलने के, कर क्या रहे हैं, फोर्ट बना रहे हैं, नहीं बना रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करके ये नूनो दी कॉक नाम का जो गवर्नर था, उसको अपने 13 मंत्रियों को साथ में लेके गया ये सुल्तान, और उसको मिलने गया, ऐसा, ठीक है। अब हुआ ऐसा यहाँ पे लफड़ा कि ये पोर्टुगीज फिरंगीज ने इसको जहाज में डुबा के इसको ही मार दिया, कि इसको भाई बहादुर शाह को ही उसने मार दिया जहाज में डुबा के, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ सडन एंड हुआ बहादुर शाह की डिनेस्टी का। अब ये जो भी थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक रूलर था, ये भी गया गुजरात के पास, ऐसा है। इसके बाद 2-3 रूलर्स आए, जैसे ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2-3 रूलर्स आए, पर वही 2-5 महीने, एक आध साल, आधा एक साल रूल किया, पर उनका कुछ हुआ नहीं, और फिर इवेंचुअली जाके ऐसे कनेक्ट करता हूँ स्टोरीज को, ठीक है। तो ये हुआ, बहादुर शाह यहाँ पे मरा, पोर्टुगीज ने इसको डुबा के मार दिया, पोर्टुगीज ने इवेंचुअली दीव और दमन फिर दोनों कैप्चर कर लिया, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे दीव और यहाँ पे दमन, द रीजन इज, पूछोगे क्यों, तो भाई क्यों, इसलिए कि मलिक गोपी भी तो हारेगा, ठीक है, पूरा बहादुर शाह जाएगा, बहादुर शाह की डिनेस्टी जाएगी, तो उसके सूबा भी तो वीक पड़ेंगे। तो दीव कैप्चर कर लिया, और यहाँ पे दमन भी कैप्चर कर लिया, दीव दमन दादरा नगर हवेली सब कैप्चर कर लिया इन्होंने, ऐसा, ठीक है। तो ये लास्ट आपका रूलर, सिग्निफिकेंट रूलर था गुजरात का, बहादुर शाह करके। 1537 1537 तक ये ठीक ठाक रहा, ठीक है। तो इनके टाइम पे क्या, क्यों, कैसे, सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ऐसा, मतलब मैंने, मतलब यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हुमायूं से भागा, यहाँ गया, वहां गया, वगैरह वगैरह, ऐसा, ठीक है। फिर ये पोर्टुगीज के सामने भी लड़ा, ठीक है, जैसे ये सब मैटर हुआ था, तो पोर्टुगीज के सामने भी ये ठीक ठाक लड़ा, ठीक है। हुमायूं ने ये मालवा वगैरह कब्जा कब्जा कर लिया था। हुमायूं ने जब अटैक किया था गुजरात पे, तब ये मालवा वगैरह सारे रीजन उसने कैप्चर कर रहे थे, ठीक है। 1535-36 में ये मंदोसर की लड़ाई में गुजरात के काफी एरिया हुमायूं ने कॉन्कर कर लिए थे, ऐसा है, ठीक है। काफी एरिया कॉन्कर कर लिए थे, हर एक एरिया मान के चलोगे भी, जूनागढ़
तक कॉन्कर कर लिया, ठीक है, ये तो कर ही लिया, अहमदाबाद चांपानेर भी कर लिया, ये नीचे सूरत वाला तो काफी एरिया उसने कैप्चर कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था हुमायूं ने ऐसा, ठीक है। फिर वह वापस चला गया ये शेरशाह सूरी से लड़ने वहां पे, तो उस चक्कर में लोचा हुआ, बहादुर शाह मरा, ठीक है। दीव बहादुर शाह का मृत्यु પછી દીવ ના શું થયું તે મેં તમને કહી દીધું કે ભાઈ દીવમાં પેલા લોકોએ ફોર્ટ બનાવી દીધો ને ત્યાં પોતાનું કામકાજ ચાલુ કર્યું એવું હતું। तो ये सब हुआ ना, उसके बाद ये मोहम्मद शाह थर्ड आया, कुछ हुआ नहीं इसके सामने, ये उसकी हत्या हो गई 1554 में, इसकी हत्या हो गई, कुछ नहीं है। ये सब बार 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 दीव को प्रोटेक्ट करने में ये लोग लगे हुए थे, ये गुजरात के इंडिपेंडेंट सल्तनत वाले, पर उसमें याद रखने लायक स्टोरी कोई नहीं है, ठीक है, याद रखने लायक कोई कोई स्टोरी है नहीं है सच। मतलब लड़ाई झगड़े हुए थे दीव को लेकर यहाँ पे, प्रॉपर वाले लड़ाई झगड़े हुए थे यहाँ पे, ऐसा है, ठीक है। हाँ सॉरी, तो ये यहाँ पे प्रॉपर वाले लड़ाई झगड़े हुए थे। इवेंचुअली हुआ फिर लास्ट में ये था कि अकबर अकबर ने फिर इवेंचुअली ये गुजरात का वीक सिनेरियो देख के कि भाई 30-40 साल से गुजरात थोड़ा लड़खड़ा रहा है, 30-40 साल भी नहीं, 1537 में हुमायूं आया और 1572 के आसपास तो आई थिंक अकबर ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो हाँ वही 20-25 साल तक गुजरात जो वीक सिनेरियो से गुजर रहा था वो देख के अकबर ने बोला कि चलो भाई इसको कैप्चर कर लेते हैं, और फिर बकायदा अकबर ने गुजरात को कैप्चर कर लिया था और वहां पे अपना सूबा बिठाया था। तो वहां से हिस्टोरिकली 1537 के बाद टेक्निकली 1572 के आसपास से गुजरात में मुगल्स ने एंट्री ली, ठीक है। मुगल्स ने एंट्री ले ली थी 1537 में ही, बट स्ट्रेटेजिकली एंट्री मतलब बकायदा एंट्री उन्होंने ली 1572 के आसपास। तो यहाँ से गुजरात में मुगल डायनेस्टीज के सूबाओं का रूल चलता है, उनके गवर्नर्स का रूल चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिडिवल टाइम पीरियड में दूसरा सिग्निफिकेंट पोर्शन अपना खत्म होता है। तो कैपिटल ए में हम लोगों ने बात की कि दिल्ली सल्तनत का गुजरात में क्या सिग्निफिकेंस रहा, कैपिटल बी में हम लोगों ने बात की कि भाई इंडिपेंडेंट सल्तनत का क्या सीन रहा था। इंडिपेंडेंट सल्तनत में सही में अगर बोलूँ ना, ये लंबी चौड़ी कहानी तो ठीक है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, पर सही में अगर बोलूँ ना तो दो ही काम के हैं। एक तो अहमद शाह फर्स्ट आपका काम है जिसने अहमदाबाद बसाया था, दूसरा काम का आपका महमूद बेगड़ा। उसके बाद ये पोर्टुगीज दीव, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए बाई स्टोरी, मतलब बाई हार्ट, हार सारी चीजें ना पता हो चल जाएगा। इंपॉर्टेंट रूलर्स आपके दो ही है, अहमद शाह पहला और महमूद बेगड़ा, ठीक है। उसके बाद ये दीव का टसल थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ भाई बहादुर शाह ने दे दिया था ऐसा वैसा, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं मतलब आपको किसने परमिशन दे दी थी, हाँ भाई बहादुर शाह ने परमिशन दे दी थी ऐसा है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो लेवल पे जाके नहीं पूछ सकते ऐसा है, ठीक है। काफी काफी ज्यादा फैक्चुअल है, उतना फैक्ट्स आपको 1-2 में नहीं पूछते। 1-2 एग्जाम्स, क्लास 1-2 के एग्जाम आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए, फैक्चुअल कैपेसिटीज चेक करने के लिए नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का हमारा टाइम पीरियड रहा गुजरात में मिडिवल हिस्ट्री का। मिडिवल हिस्ट्री में भी इंडिपेंडेंट डिनेस्टीज ऑफ गुजरात का रहा। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि भाई गुजरात में मुगल डिनेस्टी का क्या रोल रहा, और उसके बाद वाले लेक्चर में मराठा डिनेस्टी का क्या लेक्चर, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के गुजरात में ऐसा, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा प्लीज। आपकी जो भी कमेंट है प्लीज लेक्चर के एंड में करिएगा ऐसा, ठीक है। जो भी हो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। एंशिएंट गुजरात, वापस मैं बोल रहा हूँ, एंशिएंट गुजरात की जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ मैंने बुबनास आईएएस की टेलीग्राम चैनल पे रखी हुई है। प्लीज पीडीएफ को वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी एक बार के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी कंटेंट वहां पे अपलोड डाल रहे हैं ना आपसे, तो आपको तुरंत मिलता रहे इस रीजन से ऐसा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात मिडिवल हिस्ट्री के साथ, और उसमें मुगल डिनेस्टी का गुजरात मिडिवल में क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा उसके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।